सुबह 5 बजे जब सभी स्टूडेंट सो रहे थे, वहीं आयानो कोजी अपने टेंट में उठकर बैठा हुआ था। उसे कहीं दूर से किसी तरह की साउंड सुनाई दे रही थी। यह इतनी हल्की थी कि पहले उसे लगा कि उसे किसी तरह का वहम हुआ है। आयानो कोजी अपने टेंट से बाहर निकलता है। इसके साथ ही नानासे भी अपने टेंट से बाहर निकलती है। उसे भी ये साउंड सुनाई दे रही थी। क्या यह साउंड किसी का इमरजेंसी अलर्ट हो सकता है? नानासे आयानो कोजी से पूछती है। आयानो कोजी ध्यान से सुनता है, जिसके बाद वो कंफर्म करता है कि यह इमरजेंसी अलर्ट की आवाज़ है। इस अलर्ट को बजते तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका था। अगर ये अलर्ट ऐसे ही बजता रहा तो 5 मिनट के बाद स्कूल के ऑफिशियल्स जीपीएस सिग्नल की मदद से लोकेशन पर मेडिकल टीम के साथ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जो कोई भी वहां था वो किसी सीरियस प्रॉब्लम में था। स्कूल ऑफिशियल्स के आने से पहले क्या हम देख नहीं सकते कि कौन मुसीबत में है? नानासे आयानो कोजी से पूछती है। लेकिन क्यों? माना कि सुबह हो रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी अंधेरा है और अगर हम केयरफुल नहीं हुए तो हम भी इंजर्ड हो सकते हैं। आयानो कोजी जवाब देता है। क्या आपको किसी की मदद करने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत है? नानासे घूर कर आयानो कोजी की ओर देखती है। आयानो कोजी को उसकी आंखों में गुस्से की बजाय मासूमियत दिखती है। वो समझ जाता है कि अगर वो नहीं भी जाएगा तो नानासे खुद ही उनकी मदद के लिए चली जाएगी। सूडो और बाकी सबको उठाओ, आयानो कोजी नानासे को कहता है। सूडो, होंडो और इके को सारी सिचुएशन समझाने के बाद सभी उस अलर्ट साउंड की ओर जाने लगते हैं। उनके पास टोटल 3 फ्लैशलाइट थी। इके सभी को उस लोकेशन तक ले जाने का फैसला करता है, लेकिन नानासे उसे रोक देती है। अभी भी काफ़ी अंधेरा है और रास्ता भी ठीक नहीं है, सो मैं चाहती हूँ कि हमें कोई ऐसा लीड करे जो रिलायबल हो और ऐसी सिचुएशन में ठीक से डिसीजन ले सके, नानासे कहती है। हाँ, बात तो ठीक है, पर हम सब में से यहाँ तो बस मैं ही। इके अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है कि नानासे आयानो कोजी को लीड करने को कहती है। ठीक है, नानासे, इके और मैं तीनों एक एक फ्लैशलाइट लेंगे। मैं सबसे आगे, मेरे पीछे नानासे, उसके पीछे सूडो और होंडो और सबसे पीछे इके होगा। ये कहते ही आयानो कोजी लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। इके बेचारा हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन सब आयानो कोजी के डिसीजन को मान लेते हैं। सभी लोकेशन के पास पहुंचने लगते हैं। सूडो जोर से चिल्लाता है, अगर वहां पर कोई है तो जवाब दो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब जो कोई भी है वो ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहां वो मदद के लिए नहीं बुला सकता। आपको नहीं लगता कि ये अलर्ट कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है? नानासे सबसे पूछती है। तुम फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हो, राइट? हमें 2 इमरजेंसी अलर्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, आयानो कोजी जवाब देता है। सभी लोकेशन तक पहुंचते हैं और आसपास की जगह को अपनी फ्लैशलाइट से देखने लगते हैं। ओए ओए ओए, ये कोमिया है ना? सूडो चिल्लाता है। सूडो भागकर कोमिया की तरफ जाता है। ओए कोमिया, उठो, क्या हुआ तुम्हें? कोमिया। नानासे और आयानो कोजी दूसरे अलर्ट को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें सेकेंड ईयर क्लास बी की किनोशिता मिनोरी दिखती है। नानासे भागकर उस लड़की के पास जाती है। आयानो कोजी आसपास की जगह को देखने लगता है। शिनोहारा को भी इनके साथ होना चाहिए था, पर वो यहाँ पर नहीं थी और ना ही इन दोनों के बैकपैक इनके साथ थे। ओए कोमिया, शिनोहारा कहाँ है? इके पूछता है, लेकिन कोमिया बेहोश पड़ा था। किनोशिता भी बेहोश पड़ी थी। दोनों की इंजरीज देखकर ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरे हों, नानासे कहती है। सूडो और नानासे दोनों को लगता है कि शायद एक का पैर फिसला और दूसरे को बचाने के चक्कर में दोनों नीचे गिर गए। आयानो कोजी उस पहाड़ी की ओर जाता है। ऑफकोर्स वहाँ पर ऐसे साइंस थे जिससे लग रहा था कि दोनों ऊपर से नीचे गिरे हैं। अंधेरा था, रास्ता भी ठीक नहीं था। हो सकता है कि वो गलत रास्ते पर चले गए। आयानो कोजी रास्ते की ओर फ्लैशलाइट मारता है। उन सभी के फुटप्रिंट्स के साथ एक ऐसा फुटप्रिंट भी था जो उनमें से किसी का भी नहीं था। ये फुटप्रिंट अच्छे से नहीं दिख रहा था, सो किसी से भी मिस हो सकता था। आयानो कोजी नोटिस करता है कि ये फुटप्रिंट कोमिया और किनोशिता की लोकेशन के पास आता है, लेकिन जल्दी ही वहां से चले भी जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई और भी था। क्या वो शिनोहारा थी? नहीं, आयानो कोजी इस पॉसिबिलिटी को हटा देता है। फुटप्रिंट का साइज देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी लड़की के हों। अचानक से आयानो कोजी को लगता है कि यहाँ पर अभी उनके साथ कोई और भी है। अंधेरा होने के कारण वो अच्छे से नहीं देख पाता कि ये कौन है। आयानो कोजी उस प्रेजेंस को इग्नोर करने का डिसीजन लेता है और वापस सबके पास जाता है। किनोशिता का चेहरा और कपड़े खरोंचों से भरे पड़े थे, लेकिन बाहर से कोई ज़्यादा चोट नहीं दिख रही थी। टीचर्स के आने पर उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा और हो सकता है कि दोनों इस एग्ज़ाम से एलिमिनेट हो जाएं। इके बार बार शिनोहारा का नाम चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हो सकता है कि वो भी किसी मुसीबत में फंसी हो। इतने में कोमिया को होश आ जाता है, लेकिन अचानक ही उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। कोमिया, तुम्हारी टांग! सूडो चिल्लाता है। कोमिया और किनोशिता दोनों की बाएं टांग टूट चुकी थी।
इसका मतलब दोनों अब एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। अगर शिनोहारा ठीक भी होगी तब भी वो अकेली इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएगी। आयानो कोजी फिर से उस प्रेजेंस को नोटिस करता है, लेकिन वो जो कोई भी था बस दूर से ही सब देख रहा था। इतने में नानासे आयानो कोजी के पास आती है और धीरे से कहती है कि क्या आपको ये सब सिचुएशन अजीब नहीं लग रही। आयानो कोजी को भी ये अजीब लगता है, क्योंकि दोनों सेम सिचुएशंस और सेम ही इंजरीज के साथ हों, ऐसा कैसे हो सकता है। आयानो कोजी कोमिया को याद करके सब बताने को कहता है। पता नहीं, सब कुछ बस बिना किसी वार्निंग के हुआ। मुझे अचानक अपनी टांग पर कुछ फील हुआ और मैं पहाड़ी से नीचे गिर गया, कोमिया कहता है। जब उसे पता चलता है कि किनोशिता भी गिर गई है तो उसे हैरानी होती है कि वो क्यों नीचे गिर गई। वो शिनोहारा के बारे में पूछता है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी, आयानो कोजी पूछता है। वो कहता है कि वो सब अगले डेजिग्नेटेड एरिया में पहले से ही पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात को ट्रैवल करने का सोचा। रात को काफ़ी अंधेरा था और वो सब एक दूसरे का ध्यान रखकर चल रहे थे, लेकिन शिनोहारा कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, सो हम दोनों उसका वेट करने लगते हैं। हम पहाड़ी की ओर खड़े नीचे देख रहे थे कि अचानक से मेरी टांग पर कुछ लगा और मैं नीचे गिर गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं बेहोश हो गया। इतने में सभी को पहाड़ी के ऊपर कुछ चलता हुआ दिखता है। इके सोचता है कि ऊपर शिनोहारा है, सो वो जल्दी से पहाड़ी चढ़ने लगता है। इके काफ़ी जल्दबाजी में ऊपर चढ़ता है, इससे उसका नीचे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। आयानो कोजी जल्दी से इके के आगे पहुंचता है और उसे ध्यान से फॉलो करने को कहता है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। ऊपर पहुंचने पर इके शिनोहारा को आवाज़ लगाता है। आयानो कोजी देखता है कि तीनों के बैकपैक ऊपर पड़े थे। इके, क्या ये तुम हो? शिनोहारा झाड़ियों के पीछे से आती है। जब शिनोहारा आयानो कोजी और इके को देखती है, वो दौड़ते हुए इके को गले लगा लेती है और रोने लगती है। तुम सारा टाइम यहाँ पर थी, तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना मैं कितना वरिड था, इके कहता है। शिनोहारा बुरी तरह से कांप रही थी। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाई। वो काफ़ी डरी हुई थी। उसने देखा कि किसी ने कोमिया और किनोशिता को धक्का दिया। उसे नहीं पता कि वो कौन था, पर उसने जरूर दोनों को धक्का दिया। शिनोहारा की बात सुन आयानो कोजी सोचता है कि वो शायद इसलिए छुप गई कि कहीं वो आदमी उसे न ढूंढ ले और उसे भी हर्ट करे। इस केस को वो अच्छे से समझ सकता है, और ना ही शिनोहारा ऐसी लड़की थी जो कोई झूठी कहानियां बनाए। लेकिन शिनोहारा की बात का कोई एविडेंस नहीं था। क्या तुमने पिछली रात से अब तक किसी और स्टूडेंट को देखा? आयानो कोजी शिनोहारा से पूछता है। वो बताती है कि रात 8:30 बजे के बाद वो कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास से निकले थे, लेकिन उसे उनके नाम नहीं पता। बस कुछ पता है तो वो ये है कि वहाँ 3 लड़कियाँ और एक लड़का था। आयानो कोजी डिसाइड करता है कि अब उन्हें नीचे सबके पास चलना चाहिए। आयानो कोजी को ऊपर गए 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। नानासे धीरे से किनोशिता को नीचे रखती है और जंगल की तरफ देखती है। वो नोटिस करती है कि कोई शुरू से उन्हें देख रहा है। ये जो कोई भी था, अभी के लिए उसे पकड़कर उससे इन्फॉर्मेशन लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। उसे पता चल गया था कि नानासे को उसके बारे में पता है। नानासे टैबलेट को नीचे रखती है और अचानक से उस आदमी की ओर भागती है। नानासे को अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा था। वो जरा सी भी गलती करेगा तो नानासे उसे पकड़ लेगी। धीरे धीरे सुबह होने लगती है और नानासे को थोड़ा क्लियर दिखने लगता है। नानासे उस आदमी की जर्सी पकड़ लेती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को छुड़ा लेता है। ये जो कोई भी था काफ़ी तेज और स्किल्ड था। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो उसे पकड़ नहीं पाती। रुको, मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है, नानासे चिल्लाती है, पर वो आदमी नहीं रुकता। ऊपर से वो अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देता है। नानासे को अपनी एबिलिटीज़ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये जो कोई भी था उससे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर था। वो जानबूझकर कभी कभी अपनी स्पीड कम कर देता और जब नानासे पास में आती तो अपनी स्पीड बढ़ा देता, जैसे कि वो उसके साथ खेल रहा हो। लेकिन फिर भी नानासे उसका पीछा करती रहती है। अचानक से नानासे को उस आदमी के बाल दिखते हैं। वो बालों का कलर और हेयर स्टाइल काफ़ी यूनिक था और नानासे को पता था कि वो कौन है। तभी नानासे का पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नानासे बुरी तरह से थक चुकी थी और अब जंगल में उसके अलावा कोई नहीं था। डोंट टेल मी, तुमने उन दोनों को नीचे गिराया, पर क्यों? नानासे खुद से पूछती है। कुछ 15 मिनट के बाद आयानो कोजी इके और शिनोहारा के साथ नीचे उतर जाता है। नानासे इस सब के बारे में आयानो कोजी को नहीं बताती। शिनोहारा को देखकर नानासे चैन की सांस लेती है। आयानो कोजी नानासे को पूरी बात बताता है कि कैसे किसी ने उन दोनों को धक्का दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने उनकी टांग पर जोर से मारा हो और उन्हें पता भी ना लगा हो? क्या उन्होंने किसी को देखा नहीं? नानासे आयानो कोजी से पूछती है। वो जो कोई भी था उसने बिना नोटिस हुए कोमिया और किनोशिता को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। क्या आप ऐसा कर सकते हो?
कि उन्हें पता भी ना लगे और आप उन्हें इस तरीके से इंजर्ड कर दो? नानासे आयानो कोजी से पूछती है। मैं? पागल मत बनो, आयानो कोजी जवाब देता है। आयानो कोजी झूठ बोलता है। अगर वो ऐसा करना चाहता तो वो बड़े आराम से कर सकता था, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या रीज़न हो सकता है दोनों को जख्मी करने का? इतने में सब सूडो तक पहुंचते हैं और सब टीचर्स के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहां आते हैं। क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? ये ग्रुप सारा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का था। इस ग्रुप में 3 लड़कियां और 1 लड़का था, जैसे कि शिनोहारा ने बताया था। उस ग्रुप में सुबाकी भी थी। आयानो कोजी उन्हें सारी बात बताता है। सभी लड़कियां कोमिया और किनोशिता की हालत देखकर सहमी हुई थी, सिवाय सुबाकी के। सुबाकी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे बाद स्कूल का स्टाफ आता है। उस स्टाफ में रियोन की क्लास का होमरूम टीचर साकागामी भी था और उसके साथ चाबाशिरा और 3 लोग मेडिकल टीम से थे। साकागामी आते ही सबको सारी बात डिटेल में बताने को कहता है। आयानो कोजी चाबाशिरा के पास चले जाता है। देखने पर ही पता लगता है कि कोमिया और किनोशिता के लिए ये एग्ज़ाम कंटिन्यू करना मुश्किल है। हाँ, ये दोनों एलिमिनेट हैं इस एग्ज़ाम से, चाबाशिरा कहती है। क्या ये सिंपल एक्सीडेंट ही था? आयानो कोजी पूछता है। देखते हैं, जल्दी ही पता चल जाएगा। साकागामी शिनोहारा के पास जाता है और उसे सब एक्सप्लेन करने को कहता है, लेकिन वो बस रोती ही रहती है। तुम्हारे रोने से हमें यह सिचुएशन समझ में नहीं आने वाली, साकागामी कहता है। इके सारी बात टीचर को बताता है। सारी बात बताने के बाद इके कहता है कि इन्हें किसी ने धक्का दिया था, तो ये इस एग्ज़ाम से एलिमिनेट नहीं होंगे, राइट? हाँ, अगर ये बात सच है तो। क्या मतलब सच है तो? इके पूछता है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई एविडेंस है कि उन दोनों को किसी ने धक्का दिया था? अगर दिया था तो किसी ने उसका चेहरा तो देखा ही होगा। क्या कहती हो शिनोहारा? बस रोती ही रहोगी या मुझे कोई जवाब दोगी? साकागामी कहता है। शिनोहारा कहती है कि उस टाइम पर अंधेरा काफ़ी था, सो उसे चेहरा ठीक से नहीं दिखा। लेकिन साकागामी उसकी स्टोरी को नहीं मानता और शिनोहारा पर प्रेशर डालता है उसे सब बताने के लिए, लेकिन शिनोहारा रोती रहती है। शिनोहारा कभी झूठ नहीं बोल सकती, इके कहता है। ऑफ कोर्स तुम उसके क्लासमेट हो तो तुम उसकी ही साइड लोगे। बिना कोई एविडेंस के हम शिनोहारा की बात नहीं मान सकते, जिसके चलते कोमिया और किनोशिता इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। और करंट सिचुएशन देखते हुए हम ये मानकर चल रहे हैं कि शिनोहारा झूठ बोल रही है और एक्सीडेंट को छुपाने के लिए उसने ये कहानी बनाई है ताकि वो एलिमिनेट ना हो जाए, साकागामी कहता है। तुम मजाक कर रहे हो क्या? इतनी बकवास बात कोई कैसे मान सकता है? इके चिल्लाता है। तुमने जिस तरह से अभी मुझसे बात की है मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अब की बार, समझे? ये सुनकर इके चुप हो जाता है। चाबाशिरा बताती है कि कोमिया का इमरजेंसी अलर्ट ठीक सुबह 4:56 मिनट पर ऑन हुआ था और किनोशिता का कुछ ही सेकंड के बाद। उस टाइम पर उसके अलावा शिनोहारा का जीपीएस सिग्नल नजर आ रहा था। सबसे पहले सीन पर तुम 5 लोग आए, जिसके बाद वो 4 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और फाइनली हम। आयानो कोजी को आइडिया हो गया था कि क्या हुआ होगा, लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज थे जो उसे ठीक नहीं लग रहे थे। चाबाशिरा बताती है कि वो उन दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पर मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रही है। आयानो कोजी चाबाशिरा को वहां जाकर कुछ चेक करने के लिए कहता है। वो चाबाशिरा के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर चाबाशिरा थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन वो आयानो कोजी की रिक्वेस्ट मान लेती है। शिनोहारा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अकेले इस एग्ज़ाम को देने के बारे में सोचकर घबरा जाती है। इके को पता नहीं चलता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। इतने में कोमिया, जिसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाया जा रहा था, वो इके को अपनी ओर बुलाता है। कोमिया इके को कसकर पकड़ता है और अपनी ओर खींचकर कहता है कि वो शिनोहारा का ध्यान रखे, जिसके बाद वो स्ट्रेचर पर लेट जाता है। चाबाशिरा शिनोहारा से पूछती है कि वो अब क्या करेगी। अकेले एग्ज़ाम को देना उसके लिए मुश्किल होगा। या तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एग्ज़ाम ख़त्म होने तक का वेट करे या फिर आसपास के कुछ टास्क करे ताकि वो एलिमिनेट ना हो जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शिनोहारा स्टार्टिंग पॉइंट की ओर जाने लगती है, लेकिन इके उसे रोक देता है। क्या तुम सही में स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर बस वेट करोगी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ? कोमिया और किनोशिता यहाँ नहीं है और मैं अकेले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकती। मैं वैसे भी बाहर होने वाली हूँ, तो मुझे बस अकेला छोड़ दो। लेकिन इके उसे जाने नहीं देता। अगर तुम स्कूल से बाहर हो जाएगी तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी, इके कहता है। क्या करोगे तुम? क्या होगा अगर मेरी हेल्प करने के चक्कर में तुम्हारा ग्रुप भी बॉटम रैंकिंग में आ गया तो? वैसे भी मैं सूडो और हुंडो के लिए प्रॉब्लम ही बनी रहूंगी। इके कुछ बोल नहीं पाता। उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था, लेकिन सूडो उसे मोटिवेट करता है और दोबारा से शिनोहारा के पास जाने को कहता है। मैं नहीं चाहता कि तुम स्कूल से बाहर हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा, इके कहता है।
सूडो और होंडो भी इके के साथ देते हैं। आयानो कोजी उन्हें एडवाइस देता है कि शिनोहारा को ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए जहां एक्स्ट्रा मेंबर्स के लिए एटलीस्ट 3 लोगों की जगह खाली हो। सूडो आयानो कोजी से हेल्प मांगता है कि वो कैसे भी करके शिनोहारा की मदद करे। आयानो कोजी के पास एक प्लान था, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। वो सूडो से कहता है कि अभी के लिए वो बस इके का साथ मिलकर शिनोहारा को बचाए। जितना हो सके टास्क करो और पॉइंट स्कोर करो, उतनी देर में मैं कुछ करता हूँ, पर मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा। ऊपर से अगर हमारी क्लास से कोई और बॉटम 5 की रैंकिंग पर आ जाता है तो हमें यह डिसीजन लेना होगा कि किसे बचाया जाए। इस पूरे इंसिडेंट को हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। आयानो कोजी सूडो को सबका ख्याल रखने को कहता है, जिसके बाद नानासे और आयानो कोजी अपने डेजिग्नेटेड एरिया की ओर चल पड़ते हैं। आज एग्ज़ाम का चौथा दिन था। आज टॉप 10 और बॉटम 10 की रैंकिंग पता चलनी थी। दोनों का आज का डेजिग्नेटेड एरिया था G3। यहाँ तक पहुँचने में उन्हें तकरीबन 1 घंटा लग सकता है। चलते चलते आयानो कोजी बॉटम रैंकिंग चेक करने लगता है। नानासे भी आयानो कोजी के टैबलेट में रैंकिंग चेक करने लगती है। पूरे बॉटम 10 ग्रुप में 7 तो थर्ड ईयर के ही थे। सबसे लास्ट पर थर्ड ईयर क्लास डी का 3 लोगों का ग्रुप था, जिनका टोटल स्कोर था 21। बाकी बचे बॉटम रैंकिंग में 2 फर्स्ट ईयर के ग्रुप और 1 सेकेंड ईयर का ग्रुप था। आयानो कोजी देखता है कि उनकी क्लास से आकितो, हारुका और साकुरा का ग्रुप बॉटम 10 में है। अभी वो बॉटम 9 पोजीशन पर थे और उनका टोटल स्कोर था 28। वैसे बॉटम रैंक में इतने सारे थर्ड ईयर के ग्रुप का होना अजीब था, लेकिन आयानो कोजी समझ जाता है कि ये नागुमो की कोई स्ट्रेटजी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि अगला डेजिग्नेटेड एरिया स्किप कर दूँ। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं, आयानो कोजी नानासे से कहता है। नहीं, मैं आपके साथ ही ट्रैवल करूँगी। ये सब आप शिनोहारा को बचाने के लिए कर रहे हैं, राइट? आयानो कोजी हाँ में जवाब देता है। उसका प्लान अभी G3 की लोकेशन में जाकर वापस फिर से स्टार्टिंग एरिया में जाने का था। वहाँ पर वो किसी से मिलना चाहता था। आयानो कोजी और नानासे दोनों G3 की ओर चलने लगते हैं। पिछले दिन शिनोहारा के इंसिडेंट के बाद आयानो कोजी ने डिसाइड किया था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएगा ताकि वो शिनोहारा को बचाने के लिए अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। अपने डेजिग्नेटेड लोकेशन G3 की लोकेशन पर जाने के बाद वो अपने अगले डेजिग्नेटेड लोकेशन H4, H6 और I7 तीनों को मिस कर देता है। इसका मतलब वो लगातार 3 बार अपना डेजिग्नेटेड लोकेशन मिस कर चुका था। अगर वो अगली लोकेशन भी मिस कर देता है तो उसके 1 पॉइंट कट हो जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम, जो कि एग्ज़ाम का 5वां दिन था, सुबह 7 बजे आयानो कोजी और नानासे D4 और D5 के एरिया से होते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज का पहला डेजिग्नेटेड लोकेशन उनका I8 था। इसका मतलब वो ये लोकेशन भी मिस करने वाले थे, लेकिन आयानो कोजी को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी। सुबह जब आयानो कोजी रैंकिंग चेक करता है तो वो देखता है कि शिनोहारा का ग्रुप अब बॉटम 8 पोजीशन पर था। फॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट की वजह से अभी के लिए साकुरा का ग्रुप बॉटम 10 पोजीशन से हट जाता है। दूसरी तरफ टॉप 10 पोजीशन पर पहले नंबर पर नागुमो का ग्रुप था, दूसरे नंबर पर किरियामा का ग्रुप। पहली 2 पोजीशन पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे। ओ, वहाँ पर कोई फिशिंग कर रहा है, नानासे आयानो कोजी को बताती है। नदी के पास एक बड़े से पत्थर पर एक स्टूडेंट बैठकर फिशिंग कर रहा था। आयानो कोजी इस ग्रुप से सबसे ज़्यादा मिलना चाहता था। लकीली आयानो कोजी को यह चांस आसानी से मिल जाता है। दोनों स्टूडेंट की ओर जाते हैं। मैंने सुना था कि तुम एग्ज़ाम अकेले दे रही हो। तुम बॉटम 10 में तो नहीं हो, रियोन की क्लास का स्टूडेंट कासुरागी कहता है। इतने में रियोन भी टेंट से बाहर आ जाता है। सो अब तुम इस आइलैंड पर कैजुअली लड़की के साथ टहल रहे हो, क्या अब तुम्हारा कारुइजावा से मन भर गया है क्या? रियोन आयानो कोजी को कहता है। रियोन और कासुरागी का ग्रुप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी उनके पास टोटल 92 पॉइंट्स थे और वो अभी 10th पोजीशन पर थे। बाय द वे आयानो कोजी की स्कोर थी 52 पॉइंट्स और वो अभी 74th पोजीशन पर था। तुम दोनों तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आयानो कोजी कहता है। बकवास बंद कर आयानो कोजी, वो ढीले स्क्रू वाला जोकर तुम्हारी ही क्लास का है ना? रियोन आयानो कोजी से पूछता है। रियोन का यहाँ जोकर से मतलब कोएंजी से था। कोएंजी आयानो कोजी की ही तरह अकेले एग्जाम दे रहा था, लेकिन वो अभी 4th पोजीशन पर था। उसने अभी तक 126 पॉइंट स्कोर कर लिए थे। 7 बजे से ऊपर हो चुके हैं, क्या तुम्हें अपने अगले डेजिग्नेटेड लोकेशन पर नहीं जाना? आयानो कोजी रियोन से पूछता है। मैं ही यहाँ पर रुकना चाहता था, कासुरागी कहता है। हम पिछले 4 दिनों से लगातार हर डेजिग्नेटेड लोकेशन, हर टास्क की ओर भाग रहे हैं, लेकिन आज का डेजिग्नेटेड लोकेशन रैंडम और काफ़ी दूर था।
सो मैंने डिसाइड किया कि इतनी दूर इतना एफर्ट लगाना, वो भी सिर्फ एक पॉइंट के लिए, वर्थ इट नहीं है। ये सुन रुएन बस स्माइल करता है। रुएन बस अपनी मर्जी करता था, लेकिन कासुरागी ने सक्सेसफुली रुएन को रोक दिया था। लगता है कासुरागी अब जल्दी से रुएन की क्लास का इंपॉर्टेंट मेंबर बन रहा था। लगता है खाने के मामले में तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आयनोकोजी पूछता है। हाँ, खाना वगैरह हम मछलियाँ या फिर जंगल से अरेंज कर सकते हैं, और पानी भी ऐसे ही नदी से। हाँ, हम पानी को बॉयल जरूर करते हैं, लेकिन नदी का पानी पीना रिस्की नहीं, आयनोकोजी पूछता है। हाँ, रिस्की तो है, इसीलिए वो पानी मैं पीता हूँ। रुएन वही पानी पीता है जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट से परचेज किया था, या फिर टास्क वगैरह से जो हमें रिवॉर्ड मिला हो। सो दोनों अच्छे से रिस्क मैनेज कर रहे थे, आयनोकोजी सोचता है। रुएन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने बॉटम रैंकिंग तो चेक की ही होगी। हाँ, देखी है। पता नहीं मेरी क्लास के वो 2 गधे बॉटम रैंकिंग में क्या कर रहे हैं, रुएन कहता है। कोमिया और किनोशिता एलिमिनेट हो चुके हैं। ये सुनकर रुएन की स्माइल गायब हो जाती है। एलिमिनेट? क्या मतलब? कासुरागी पूछता है। नाना से बताती है कि वो दोनों कैसे सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। तो जिसने उन दोनों को धक्का दिया वो भी एलिमिनेट हो गया होगा, राइट? रुएन पूछता है। अनफॉर्चुनेटली शिनोहारा के पास उसकी बात का कोई एविडेंस नहीं है, और ना ही कोमिया और किनोशिता को याद है कि उन्हें किसने धक्का दिया था। स्कूल ये मानकर चल रहा है कि अपने टीममेट्स को बचाने के लिए शिनोहारा झूठ बोल रही है, आयनोकोजी जवाब देता है। अब हम क्या करें रुएन? अगर कोमिया और किनोशिता एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमारा टॉप 3 में आने का कोई मतलब नहीं, कासुरागी कहता है। तो मुझे ढूंढ रहे थे ना? नहीं आयनोकोजी, शिनोहारा तुम्हारी क्लासमेट है ना, सो मैं मानकर चलूं कि तुम्हारे पास इस रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन है, राइट? रुएन आयनोकोजी से पूछता है। सॉरी नाना से, पर मैं तुम्हें हमारा प्लान नहीं बता सकता। यह सुनकर नाना से उन सबसे दूर चली जाती है। आयनोकोजी रुएन को अपनी सारी स्ट्रेटेजी बताता है, जिसे सुन रुएन हंसता है और कहता है कि इस स्ट्रेटेजी से शिनोहारा डेफिनेटली एलिमिनेट होने से बच जाएगी। लेकिन फिर भी क्या सब स्मूथली हो पाएगा? रुएन पूछता है। अगर हम सब साथ में काम करेंगे तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। ड्यूड, सही में अगर दूसरों को इसके बारे में पता लगा तो वह जरूर अपनी चाल चलेंगे, रुएन कहता है। आयनोकोजी ने नानासे को इसलिए दूर भेजा था क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता लगा तो पक्का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी। जाने से पहले आयनोकोजी रुएन से कहता है कि अगर रास्ते में उसे इचिनोसे दिखती है तो वो उसे भी ये प्लान बताए। इचिनोसे अच्छी लड़की है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, पर मुझे नहीं लगता कि साका या नागी इतनी आसानी से हमारी मदद करेगी, रुएन कहता है। डोंट वरी, वो इस टाइप की नहीं है कि वो कुछ फर्स्ट ईयर से हार जाए, आयनोकोजी जवाब देता है। इस सब के बाद आयनोकोजी और नानासे वहाँ से चले जाते हैं। दोनों D4 और D5 के रास्ते से होते हुए स्टार्टिंग पॉइंट की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में C5 की लोकेशन पर एक टास्क शो होता है। यह टास्क था टग ऑफ वॉर, यानी कि रस्साकसी। इस टास्क में बस 2 लड़के और 2 लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर सकती थी। खास बात यह थी कि इस टास्क में सिर्फ पार्टिसिपेट करने के ही 5 पॉइंट मिल रहे थे और जीतने वाले को 10, यानी कि टोटल 15 पॉइंट्स। पास में होने के कारण दोनों इस टास्क को करने का डिसीजन लेते हैं।ああ、美しい。大自然の中に悠然と佇む私は美しすぎる。なんか言ってるみたい。私たちに話しかけているのかな。いや、ちょっかい出されてる生徒は他にも結構いるらしい。そうなの。綾小路ボーイじゃないか。रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो रहा था, सो सभी खुद को रजिस्टर कर लेते हैं। सिंस नानासे का कोई भी ओपोनेंट नहीं था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जीत जाती है। दूसरी ओर आयनोकोजी का मुकाबला कोएंजी से था। आयनोकोजी सोचता है कि वो अभी 74th पोजीशन पर है और कोएंजी 4th पोजीशन पर। अगर कोएंजी ये मैच जीत जाता है तो उसे 15 पॉइंट मिलेंगे, जिससे कि वो 2nd पोजीशन पर आ जाएगा। सो वो सोचता है कि ये मैच वो कोएंजी को जीतने देता है ताकि उनकी क्लास 1st पोजीशन के करीब पहुंच जाए। वैसे भी उसे पार्टिसिपेशन के 5 पॉइंट तो मिलने ही थे। कोएंजी अचानक से हंसता है। तो तुम ये मैच छोड़ने का सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो कि मैं 4th पोजीशन पर हूँ तो ये मैच गिव अप करना क्लास के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? क्या ये बात सच है? नाना से चौंक कर आयनोकोजी से पूछती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोएंजी क्लास के लिए अच्छे रिजल्ट लाता है तो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर यह सब बकवास है। तुम्हें यह ख्याल भी कैसे आया कि तुम्हारा इस टास्क में मुझसे जीतने का कोई चांस है? मैं ही जीतूंगा,
चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। अपनी एक्सेलेंस के बकवास आइडिया तुम अपने दिमाग में ही रखो आयनो कोजी बॉय। मेरे साथ मुकाबला करने की अपॉर्चुनिटी तुम्हें रोज़ नहीं मिलेगी। वहाँ का स्टाफ काउंटडाउन करने लगता है। 0 सुनते ही आयानो कोजी धीरे से रस्सी को अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन रस्सी अपनी जगह से नहीं हिलती। कोएंजी बड़ी सी स्माइल के साथ आयानो कोजी का सीरियस होने का वेट कर रहा था। इस गेम को जीतने के लिए सिर्फ पावर ही जरूरी नहीं होती, इसके साथ साथ कई टेक्निक्स होती हैं। आयानो कोजी जोर से रस्सी को पकड़ता है और अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की ओर धकेलने लगता है, जिससे कि रस्सी आयानो कोजी की ओर आने लगती है। लेकिन एक ही झटके में कोएंजी जोर लगाकर रस्सी को फिर से सेंटर में ले आता है। इस गेम को जीतने के लिए किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं, चाहिए तो बस प्योर पावर। आयानो कोजी अपनी पूरी ताकत लगाकर इस गेम को कोएंजी के लिए मुश्किल बना सकता था, लेकिन वो फालतू में स्ट्रेंथ और स्टेमिना वेस्ट नहीं करना चाहता था। इस मैच को जीतने के लिए आयानो कोजी के पास स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इसे यूज़ करना अभी जल्दबाजी होगी। दोनों कोएंजी और आयानो कोजी की स्ट्रेंथ बराबर थी। आयानो कोजी दूसरी बार रस्सी पर जोर लगाता है और कोएंजी भी उसी सेम उतने ही जोर से रस्सी खींचता है। इतने में अचानक आयानो कोजी रस्सी से अपनी पकड़ ढीली कर देता है, जिससे कि रस्सी कोएंजी की तरफ चली जाती है और कोएंजी ये मैच जीत जाता है। कोएंजी ये देखकर थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन जल्दी ही अपना इंटरेस्ट खो देता है और वहाँ से चले जाता है। तुम्हारे में अभी भी एनर्जी बची है राइट? आयानो कोजी नानासे से पूछता है। सच बताऊं तो मेरी टांगें अब थोड़ा दर्द कर रही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं आपके साथ ट्रैवल अपनी मर्जी से कर रही हूँ, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, नानासे जवाब देती है। यह सुन आयानो कोजी स्टार्टिंग पॉइंट की ओर चलने को कहता है। तकरीबन 2 घंटे के बाद आयानो कोजी D9 यानी कि स्टार्टिंग लोकेशन पर पहुंचता है। 1-2 मिनट के बाद पीछे पीछे नानासे भी पहुंचती है। वो पूरी तरह से थक चुकी थी और उसकी सांस फूल रही थी। अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर काफ़ी सारे स्टूडेंट थे। यहाँ पर आप फ्री में शॉवर ले सकते हैं, रेस्टरूम जा सकते हैं और कोई मेडिकल केयर चाहिए हो तो वो भी मिल रही है। पूरे आइलैंड में यही एक लोकेशन थी जहाँ स्टूडेंट सबसे सेफ महसूस कर रहे थे। सो हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? नानासे पूछती है। रुको पहले देख लेते हैं कि यहाँ कोई टास्क तो नहीं। यहाँ पर एक टास्क था, ओपन वाटर स्विमिंग। इस टास्क में स्टूडेंट को कुछ 2 किलोमीटर तक स्टार्ट से फिनिश लाइन तक जाना था। जीतने वाले को 20 पॉइंट मिलने थे। यह टास्क काफ़ी डिमांडिंग था। दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, लेकिन लड़कों की सीट ऑलरेडी भर चुकी थी और लड़कियों के लिए सिर्फ एक ही सीट खाली थी। क्या वो कोएंजी है? नानासे पूछती है। कोएंजी C5 से सीधा यहाँ पर टास्क के लिए आ गया था। तुम्हें इस टास्क के लिए साइन अप करना है तो तुम कर सकती हो, पर क्या तुम फिजिकली ठीक फील कर रही हो? आयानो कोजी नानासे से पूछता है। वैसे मैं टॉप फॉर्म में तो नहीं हूँ, पर मैं ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहती। ठीक है, तुम टास्क करो, मैं तुम्हारा इधर वेट करूँगा। नानासे के जाने के बाद आयानो कोजी कहीं और जाने लगता है। वो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट से मिलने आया था और वो थी साकाया नागी। हेलो आयानो कोजी, आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है राइट? सो कैसी हो तुम? ठीक ठाक आई सपोज। इचिनोसे और शिबाता दोनों मेरे लिए अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं, साकाया नागी कहती है। इचिनोसे और शिबाता साकाया नागी के ग्रुप के मेंबर थे। साकाया नागी अपनी कंडीशन की वजह से इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। वैसे यहाँ पर आना कैसे हुआ? वेल, काफ़ी रीजंस हैं। पहला रीज़न तो वेस्ट हो गया। आयानो कोजी लोकेशन पर हो रहे टास्क की ओर देखता है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीट कोएंजी ले गया था। वो 4th पोजीशन पर था ना, अब उसकी पोजीशन 2nd हो गई है, साकाया नागी बताती है। टास्क खत्म होने में और नानासे को वापस आने में अभी 30 मिनट लग सकते हैं, सो क्यों ना तुम मेरे साथ इधर आराम से बैठो, साकाया नागी आयानो कोजी को कहती है। तुम नानासे को कैसे जानती हो? आइलैंड पर क्या क्या हो रहा है उसकी मुझे रेगुलर रिपोर्ट मिलती रहती है, साकाया नागी कहती है। आयानो कोजी उसके पास बैठ जाता है। इतने में लड़कों का कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस कंपटीशन में कोएंजी का कोई मुकाबला नहीं था। वो इतना आगे था कि कोएंजी का जीतना गारंटीड था। मुझे एक फेवर चाहिए साकाया नागी। क्या ये कोमिया और किनोशिता के बारे में है? साकाया नागी पूछती है। आयानो कोजी उसे सारी बात बताता है। शिनोहारा में इतनी एबिलिटी नहीं कि वो अकेले इस एग्ज़ाम को पूरा कर सके। तुम चाहते हो कि वो जल्द से जल्द किसी और ग्रुप में मिक्स हो जाए। समझ गई। तो तुम्हें मेरी कोऑपरेशन चाहिए। क्या तुम रुएन से मिले हो? साकाया नागी कहती है। आयानो कोजी के समझाने से पहले ही साकाया नागी सारी बात समझ आती है। हाँ, मैंने रुएन को सारा प्लान समझा दिया है। उसके लिए वो दोनों मेंबर ज़रूरी हैं, सो वो उन्हें बचाना चाहता है। वेल, नेचुरल है कि रुएन तुम्हारी मदद करेगा, पर इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं।
इससे अच्छा रुएन की क्लास से 2 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे और होरिकिता की क्लास के पॉइंट कम हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम उसी सेम कंडीशन के साथ मेरी हेल्प एक्सेप्ट करोगे तब मैं कुछ सोच सकती हूँ। मैं तुम्हारी हर कंडीशन एक्सेप्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी। इस स्ट्रैटेजी के लिए टाइम और एफर्ट दोनों चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉन्टैक्ट करता हूँ, आयनो कोजी साकायानागी को कहता है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। आयनो कोजी टास्क की लोकेशन पर वापस जाता है जहाँ माशिमा स्टूडेंट को कुछ सप्लाईज बांट रहा था। हे आयनो कोजी, परफेक्ट टाइमिंग। ऐसे बिहेव करो कि जैसे तुम सामान चेक कर रहे हो। आयनो कोजी माशिमा की बात मान लेता है। सुकीशिरो ने अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया। मैंने उसे ऐसा कुछ भी करते नहीं देखा जिससे लगे कि वो तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा है, माशिमा बताता है। तो क्या मुझे उनके रिगार्डिंग कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए? आयनो कोजी पूछता है। वेल, मैं ये कहना तो चाहता हूँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। किसी को नहीं पता कि साइलेंट एग्जाम में कौन कब किसी मुसीबत में फंस जाए। सो कोई इमरजेंसी हो तो हमने स्टूडेंट के लिए कुछ बोट्स और हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रखा है। ओरिजिनली हमने एक बोट और एक हेलीकॉप्टर का प्लान किया था, लेकिन अब यहाँ पर 2 बोट हैं। बाद में मुझे पता लगा कि सुकीशिरो ने ये बोट स्पेसिफिकली अरेंज करवाई थी। शायद उसने ये बोट एज ए रिजर्व ऐड करवाई हो, मैं कह नहीं सकता। बस मुझे यही बात खटक रही है तो मैंने सोचा कि बता दूं, माशिमा कहता है। वैसे नॉर्मली एक्टिंग डायरेक्टर यहाँ कहाँ पर होते हैं? आयनो कोजी पूछता है। वैसे तो जनरली वो टेंट में होते हैं जहाँ हमने मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप किया है, स्टूडेंट्स की लोकेशन अब नॉर्मेलिटीज चेक करने के लिए। दूसरे स्टाफ के मेंबर भी उसकी इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा वो दिन में कुछ घंटा आइलैंड के राउंड मारते हैं। वो खुद से आइलैंड के चक्कर लगाते हैं? आयनो कोजी पूछता है। हाँ, खुद से। मुझे इस रिगार्डिंग कुछ गलत फील हो रहा है आयनो कोजी, अपना ख्याल रखना। इसके बाद आयनो कोजी वहाँ से चले जाता है। ओपन वाटर स्विमिंग टास्क खत्म हो चुका था। नानासे जैसे तैसे 3rd पोजीशन पर आई थी। आयनो कोजी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जाता है तो देखता है कि नानासे खुश नहीं थी। जिस लड़की ने 1st पोजीशन हासिल की है वो मेरी क्लास से है, ओनेडेरा नाम है उसका। स्विमिंग के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं, आयनो कोजी कहता है। थैंक यू, आई नो। लेकिन ये कहकर वो कोएंजी की ओर देखती है। कोएंजी इस एग्ज़ाम में 1st प्लेस पर आया था। स्टार्टिंग एरिया में वो हमसे भी पहले आया और सबसे जल्दी टाइम में वो 1st प्लेस पे भी आ गया। वो सुपर ह्यूमन है, उसके बारे में सोचना टाइम वेस्ट है, आयनो कोजी कहता है। इस टास्क की वजह से अब कोएंजी 1st पोजीशन पर था, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। नागुमो अभी भी काफ़ी एडवांटेज में था। वो डेफिनेटली अपने ग्रुप का साइज बढ़ाने वाला था। कोएंजी चाहे कितना भी इनक्रेडिबल क्यों ना हो, इस एग्ज़ाम में तुम ढेर सारे स्टूडेंट्स को अकेले नहीं हरा सकते। सो कोएंजी सबका मुकाबला कैसे करेगा? आयनो कोजी सोचता है। नानासे और आयनो कोजी अगले डेजिग्नेटेड एरिया शो होने तक थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचते हैं। तकरीबन शाम 1 बजे अगला डेजिग्नेटेड एरिया शो होता है, जो था B6। आयनो कोजी टोटल 5 बार अपना डेजिग्नेटेड एरिया मिस कर चुका था, जिसके चलते उसने काफ़ी एरिया मिस किए। सो अब वो इस लोकेशन पर हर हालत में पहुंचना चाहता था। दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले वो बीच के रास्ते से D8 और C8 से होते हुए B8 के बीच तक पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा B6 तक। रेस्ट करने की वजह से नानासे में थोड़ी जान आ चुकी थी। दोनों उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों अपने आखिरी डेजिग्नेटेड एरिया B5 तक टाइम पर पहुंच जाते हैं। नानासे वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। वो काफ़ी थक चुकी थी। सच बताऊं तो वो स्विमिंग टास्क ने मेरी हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी, नानासे कहती है। आयनो कोजी उसे थोड़ी देर रेस्ट करने देता है, जिसके बाद वो दोनों टेंट लगाने के लिए अच्छी जगह ढूंढने लगते हैं। आयनो कोजी देखता है कि किसी का टेंट ऑलरेडी लगा हुआ था और वो डिनर करने ही वाले थे। उस टेंट के साथ एक और टेंट लग सकता था, लेकिन आयनो कोजी को उनसे पूछने में अजीब लगता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में उसे कोई आवाज़ लगाता है। यह लड़का था इचिनोसे की क्लास का हामागुची तेत्सुआ। तुम लोगों को अगर जल्दी नहीं है तो हमारे साथ थोड़ा टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते, हामागुची कहता है। आयनो कोजी ने हामागुची से आखिरी बार बात पिछले क्रूज एग्ज़ाम में की थी। वो कोई फ्रेंड्स नहीं थे, फिर भी वो उसे बुला रहा था। क्यों, आयनो कोजी सोचता है। सो नानासे का ख्याल रखते हुए आयनो कोजी उसका ऑफर मान लेता है। हामागुची दोनों को खुशी खुशी अपनी लोकेशन पर बुलाता है। वहां पहुंचते ही इचिनोसे की क्लास के 2 और स्टूडेंट आंडो सायो और मीना मिकाते कोजो टेंट से बाहर आते हैं। वो आयनो कोजी को देखकर आपस में कुछ बात कर रहे थे। अगर तुम लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, आयनो कोजी कहता है।
ये सुनकर दोनों लड़कियां उसे रोकती हैं और कहती हैं कि वो तो एक्चुअली में आयन कोजी से बात करना चाहती थी, और तो और कहती हैं कि वो यहाँ पर अपना टेंट भी लगा सकता है। चलो अब तुमने यहाँ रुकने का डिसीजन ले ही लिया है तो क्यों ना एक वेलकम पार्टी हो जाए। यह कहकर हामागुची टेंट से एक बड़ा सा बैग निकालता है। उस बैग में इतना सारा खाना था कि वो आराम से एक हफ्ता निकाल सकते थे। सच बताऊं तो हम तीनों के पास वो कार्ड था जिससे हमारे शॉपिंग पॉइंट बढ़ जाते, सो हमारे पास काफ़ी सारा खाना है। उस बैग में कुकिंग करने के लिए काफ़ी सारे बर्तन थे। ये इचिनोसे का आइडिया था कि ये ग्रुप का काम होगा सिर्फ खाने को इकट्ठा करके संभाल के रखना, ताकि वो उसकी क्लास के बाकी स्टूडेंट के साथ खाने को शेयर कर सके। यह ग्रुप एक तरह से किचन स्टाफ की तरह काम कर रहा था। तो तुम लोगों के लिए ग्रिल्ड मीट चलेगा, राइट? हामागुची पूछता है। सॉरी व्हाट? क्या मतलब है आपका? नाना से पूछती है। वेल, हमने सोचा क्यों ना आज तुम लोगों को डिनर करवाया जाए। मैंने सही कहा ना? ये सुन दोनों लड़कियां हाँ में जवाब देती हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको जरा। आई रियली अप्रिशिएट इट बट मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आयनो कोजी कहता है। हाँ बिल्कुल सही, वैसे भी ये खाना वैल्यूएबल है, नाना से कहती है। लेकिन हामागुची उनकी बात नहीं मानता और दोनों के लिए खाना बनाने लगता है। डोंट वरी आयनो कोजी, वैसे भी आज के टास्क में हमें यह मीट रिवॉर्ड में मिला था, और इससे पहले कि यह खराब हो जाए क्यों ना इस मीट को खाया जाए। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? हामागुची आयनो कोजी से कहता है। वेल, तुम मुझे खाना तक खिला रहे हो तो हाँ मैं क्यूरियस तो हूँ वैसे। वो इसलिए क्योंकि आजकल हम तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे हैं, सो इसलिए हम बस तुमसे बात करना चाहते थे। क्या मतलब? आयनो कोजी पूछता है। वेल, तुम्हें पता ही है। आंदो आयनो कोजी की ओर इशारा करती है। लेकिन जब सबको रियलाइज़ होता है कि आयनो कोजी को कुछ समझ नहीं आया तो एक मिनट, अभी तक तुम दोनों के बीच कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, आंडो कहती है। मुझे तो लगा था अभी तक ये दोनों फ्रेंड्स से ज़्यादा लेकिन लवर्स नहीं वाली स्टेज पर होंगे, मीना मिकाता कहती है। राइट, इचिनोसे तो सारा टाइम आयनो कोजी का नाम लेती रहती है, आंदो कहती है। वेल, हमारा यहाँ कुछ बोलना तो नहीं बनता, पर कोई रीज़न है क्या कि अभी तक ये दोनों डेट नहीं कर रहे? आंदो पूछती है। ये सब सुनकर नाना से आयनो कोजी को घूर कर देखती है। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता हम दोनों डेट करेंगे, आयनो कोजी कहता है। तुम जानते हो ना हम इचिनोसे की बात कर रहे हैं, दी इचिनोसे, जिसे स्कूल के 80 to 90% लड़के पसंद करते हैं, मीना मिकाता कहती है। आई मीन हाँ, तुम अलग क्लास में हो लेकिन प्यार के मामले में इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं करते। हाँ, पर सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि इचिनोसे को मुझ में कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, आयनो कोजी कहता है। क्यों मजाक कर रहे हो आयनो कोजी? तुम्हें पता है ना जब तुम स्कूल में नए नए आए थे तो लड़कियों के बीच तुम काफ़ी पॉपुलर थे, आंदो कहती है। ऐसा लगता है कि आप काफ़ी पॉपुलर हो, नाना से कहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कभी किसी लड़की ने ऐसा नहीं कहा, आयनो कोजी कहता है। हाँ, काफ़ी लोग जल्दी ही मूव ऑन कर गए थे। जब तक आप किसी से फेस टू फेस बात नहीं करते आप उसको अच्छे से नहीं जान सकते। वैसे भी आयनो कोजी इतना बात करने वाला लड़का नहीं था, आंदो कहती है। इसके बाद बात ठंडी पड़ जाती है और आयनो कोजी और नाना से उधर ही सबके साथ नाइट स्पेंड करते हैं। एग्ज़ाम का छठा दिन चल रहा था। आयनो कोजी और नानासे टाइम से अपने पहले डेजिग्नेटेड एरिया B6 पर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो अपने दूसरे डेजिग्नेटेड एरिया A5 तक जाते हैं। शाम 1 बजे उनका तीसरा डेजिग्नेटेड एरिया C3 शो होता है। C3 तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला ऑप्शन A4 और B4 की पहाड़ियों से होते हुए सीधा C3। ये एक शॉर्टकट था, लेकिन यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ सकती हैं, ऊपर से रिस्क भी काफ़ी था। दूसरा ऑप्शन B5 और C4 से होते हुए C3 तक, ये थोड़ा सेफ रास्ता था। और तीसरा ऑप्शन C5 और D5 से होते हुए लंबा रूट लेकर C3 तक। मैं सोच रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स C4 के रास्ते से या लंबा रास्ता लेकर C3 तक जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी थकी होगी, लेकिन C3 तक पहुँचने के लिए हम रिस्की रास्ता लेने वाले हैं, आयनो कोजी कहता है। नानासे अभी तक आयनो कोजी को अपनी मर्जी से फॉलो कर रही थी। अभी तक वो बस जंगल या सीधे रास्ते ही गए हैं, लेकिन अब उसके सामने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी। उसके पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो चढ़ो या तो पीछे हट जाओ। मैं ये कर सकती हूँ, यह कहकर नानासे अपने बैग से एक रिबन निकालती है और अपने लंबे बाल बांध लेती है। जैसे ही नानासे चढ़ने लगती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नानासे नीचे गिर जाती है। फॉर्चुनेटली वो ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ी थी, इसलिए उसे ज़्यादा नहीं लगी। इतना काफ़ी है, आयनो कोजी कहता है। नहीं, मैं चढ़ सकती हूँ,
अगर तुम चढ़ भी सकती हो तब भी कोई पॉइंट नहीं रह जाता। तुम सारी एनर्जी अपनी चढ़ने में ही यूटिलाइज कर लोगी। ये पहाड़ियाँ हम टाइम बचाने के लिए चढ़ रहे हैं। हमें यह मानकर चलना होगा कि कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट रूट भी यूज़ कर सकते हैं, सो हर एक सेकंड कीमती है। मैं पहाड़ियाँ चढ़ रहा हूँ, अगर फिर भी तुम्हें आना है तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी नहीं। यह कहकर आयानो कोजी चढ़ने लगता है। यह सुनकर नानासे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। आयानो कोजी को लगा था कि नानासे समझदार लड़की है और वापस चली जाएगी, लेकिन वो देखता है कि नानासे उसके पीछे पीछे आ रही है। ये तुम क्या कर रही हो? आयानो कोजी पूछता है। प्लीज़ डोंट माइंड मी, मैंने आपको अपनी मर्जी से फॉलो करने का डिसीजन लिया है। वो चढ़ तो रही थी लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम एलिमिनेट हो सकती हो। आयानो कोजी की वार्निंग के बावजूद नानासे पीछे नहीं हटती। वो इतना जिद क्यों कर रही थी? आयानो कोजी नीचे उतरकर नानासे के पास आता है और उसे अपना हाथ देता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आपको फॉलो इस कंडीशन पर किया है कि मैं आपकी हेल्प नहीं लूँगी, सो आप बिना मेरी फिक्र किए आगे जा सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो रात को मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने खुद से तुम्हारी हेल्प करने का डिसीजन लिया है और वैसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है, सो जल्दी करो, आयानो कोजी कहता है। नानासे फ्रस्ट्रेटेड तो थी, लेकिन वो आयानो कोजी का हाथ पकड़ लेती है। आपको रॉक क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है? नानासे आयानो कोजी से पूछती है। नहीं, एक्चुअली यह मैं पहली बार कर रहा हूँ। आयानो कोजी उसे अपनी ओर खींचता है और उसे गाइड करता है। धीरे धीरे करके दोनों पहाड़ी के टॉप पर पहुँच जाते हैं। ऊपर चढ़ने में तकरीबन 10 मिनट लग गए थे। आयानो कोजी आगे चलने लगता है। नानासे भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है, लेकिन वो पीछे छूटने लगती है। वो पूरी कोशिश करती है कि वो उसके साथ रहे। आयानो कोजी को नानासे एक छोटे पपी की तरह लगती है। फाइनली आयानो कोजी सबसे पहले C3 तक पहुंचता है और उसे अर्ली बर्ड बोनस मिलता है। नानासे भी थोड़े टाइम बाद वहां पहुंच जाती है। नानासे को देखकर आयानो कोजी वहां रेस्ट करने का सोचता है। रात के 9 बज रहे थे। फर्स्ट ईयर के रिप्रेजेंटेटिव्स F9 की लोकेशन पर मिलने का डिसाइड करते हैं। क्लास ए से ताकाहाशी ओसामू, क्लास बी से यागामी ताकुया, क्लास सी से उतोमिया रिकू, उसके साथ सुबाकी और फाइनली क्लास डी से होजेन। इन सभी ने पहले ही डिसाइड कर रखा था यहाँ पर मिलने का। इन सबको इकट्ठा किया था सुबाकी ने। 9 बजे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन होजेन का कोई अता पता नहीं था। होजेन टाइम पर आने वाला लगता भी नहीं है, या शायद वो आए ही ना, सुबाकी कहती है। वो होजेन का थोड़ी देर और वेट करते हैं, लेकिन अचानक से ताकाहाशी का पेट दुखने लगता है, जिसके बाद वो बाथरूम के लिए निकल जाता है। होजेन के आने से पहले मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? यागामी सुबाकी से कहता है। हाँ बोलो, क्या तुम हमें अपना प्लान बता सकती हो? तुम कुछ बड़ा सोच रही हो, राइट? नहीं तो तुम एग्ज़ाम के सेकंड हाफ में हम सबको ऐसे इकट्ठा ना करती। सुबाकी कुछ नहीं बोलती। तुम्हारा OAA रेटिंग देखने पर तुम बिलो एवरेज लगती हो, लेकिन हम फर्स्ट ईयर ने जितनी भी बैटल्स लड़ी हैं उसमें तुमने कोई ना कोई यूज़फुल कमेंट किया ही है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है जैसे क्लास सी आयानो कोजी को बाहर निकालने का बिल्कुल भी नहीं सोच रही, पर असल में तुम पीछे से सब कंट्रोल कर रही हो, राइट? उतोमिया तो बस दिखावे का लीडर है, यागामी सुबाकी से पूछता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पास आयानो कोजी को बाहर करने का कोई आइडिया है, सुबाकी कहती है। मुझे लगता है कि हम फर्स्ट ईयर को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सो अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं भी है तो भी मुझे लगा था कि हम सबको इकट्ठे होकर अपनी करंट सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए। हे यागामी, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? यागामी, तुम अभी कह रहे थे कि उतोमिया और मैं आयानो कोजी को बाहर निकालने का प्लान कर रहे हैं, राइट? उसके ऊपर 20 मिलियन का रिवॉर्ड है। सबको ये रिवॉर्ड अट्रैक्टिव लगेगा, नहीं? सुबाकी कहती है। हाँ शायद सबको, लेकिन मुझे नहीं, यागामी जवाब देता है। सॉरी, तुम्हें छोड़कर? मुझे यकीन नहीं होता। तुम भी तो आयानो कोजी को बाहर करने का सोच रहे हो। एक्चुअली में तुम तो आयानो कोजी को लेकर होजेन और इचिका से भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। हम सब में सबसे ज़्यादा तुम आयानो कोजी को बाहर निकालना चाहते हो, सुबाकी कहती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब मैं बस तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ। लोगों को जानने और परखने में मेरी आंखें काफ़ी तेज हैं, सुबाकी कहती है। वैसे तो यागामी स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है। तुम आयानो कोजी के एलाई बनकर उसके करीब जाना चाहते थे और मौका मिलते ही उसे धोखा देने वाले थे। तुम्हें देखकर यकीन तो नहीं होता, पर यही तुम्हारा प्लान था, राइट? नानासे अभी तक आयानो कोजी के साथ है। ऊपर से उसने नानासे को अपने साथ ट्रैवल करने की भी परमिशन दे दी है। श्योर करने के लिए मैंने उनके लोकेशन GPS सर्च फंक्शन से चेक की थी, और हाँ,
दोनों अभी एक साथ हैं। इसका मतलब हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर होजेन आयानोकोजी को बाहर निकालने में कामयाब हो गया तो उसका जीतना गारंटीड है। सो तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है तो मुझे अभी बता दो, सुबाकी यागामी से कहती है। लेकिन मैं तो उसे बाहर नहीं। यागामी अपनी बात पूरी करने ही लगता है कि सुबाकी उसके पास आती है। अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी यागामी। तुम्हारा कोई करीब का मुसीबत में फंस सकता है, सुबाकी कहती है। तुम कुशिदा के साथ कुछ करने तो नहीं वाली? यह सुनकर सुबाकी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे पता था कि यागामी और कुशिदा के बीच कुछ चल रहा है। अचानक से ओतोमिया यागामी को पीछे से पकड़ लेता है। यागामी छूटने की कोशिश करता है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को छुड़ा सके। या तो तुम हमें सब कुछ बता दो या फिर एलिमिनेट हो जाओ। मुझे पता है कि तुम आयानोकोजी को बाहर करने के लिए कुशिदा का इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन कैसे, यह मुझे जानना है। जब यागामी बताने से मना करता है तो ओतोमिया यागामी को गले से पकड़ लेता है। अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम फिर सीधा कुशिदा से पूछ लेंगे, सुबाकी कहती है। यागामी के पास और कोई चारा नहीं था, सो वो फाइनली उसे सब कुछ बता देता है। सब कुछ बताने के बाद ताकाहाशी वापस आ जाता है, लेकिन होजेन कभी भी उस मीटिंग में नहीं आया। एग्ज़ाम का 7वां दिन। आयानोकोजी ने अब तक टोटल 67 पॉइंट स्कोर किए थे और वो अभी 51st पोजीशन पर था। तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसके पॉइंट्स तो इतने कम हैं, सो अभी भी ये 51st पोजीशन पर क्यों है? इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये कि ये एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है। रोज़ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना और फिर टास्क भी करना कोई ईजी बात नहीं। दूसरा रीज़न कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पहले 3-4 दिन पॉइंट स्कोर करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। धीरे धीरे उनका खाने पीने का सामान कम होता गया। ऊपर से इतने दिनों की थकान उन पर हावी होने लगी। हाँ, वो लोग रेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन इतने दिनों की भागदौड़ की थकान एक ही दिन में नहीं निकलती। ऊपर से मेंटल बर्डन अलग। दूसरी ओर आयानोकोजी ने शुरू से ही अपनी एनर्जी को बचाए रखा था। उसने वही टास्क किए जहां वो इजीली पहुंच सकता था। उसकी स्ट्रैटेजी लास्ट के 6 दिनों में अपनी पूरी जान लगाने की थी। अभी आयानोकोजी की फिजिकल कंडीशन पहले दिन जैसी ही थी, सो यही रीज़न है कि आयानोकोजी बॉटम रैंक में नहीं है। कोएंजी भी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था। वो अभी भी 2nd पोजीशन पर था और 1st पोजीशन से सिर्फ 8 पॉइंट पीछे था। रियोन और कासुरागी का ग्रुप 9th पोजीशन पर था। आयानोकोजी नदी में अपना चेहरा धोने के बाद अपने पीछे टेंट की ओर देखता है। आयानोकोजी देखता है कि नानासे हमेशा जल्दी उठ जाती ही, लेकिन आज 6:50 होने के बाद भी वो अभी भी टेंट में ही थी। पिछले कुछ दिनों से नानासे ने काफ़ी फिजिकली हैवी काम किए हैं। इतने में नानासे टेंट से बाहर आती है। गुड मॉर्निंग, यू फीलिंग ओके? आयानोकोजी पूछता है। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, नानासे कहती है। इसी बीच दोनों देखते हैं कि आसमान में काले बादल होने लगते हैं। इतने दिनों तक धूप थी, लेकिन आज बारिश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। मौसम ख़राब होने से पहले आयानोकोजी चाहता था कि वो अपने पहले डेजिग्नेटेड एरिया में पहुंच जाए। रेडी होने के बाद दोनों अपने डेजिग्नेटेड एरिया की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके टैबलेट में स्कूल की तरफ से एक मैसेज आता है। मौसम को देखते हुए बेसिक मूवमेंट सिस्टम और टास्क शायद सस्पेंड हो जाएं। रेगुलर अपडेट्स के लिए अपना टैबलेट चेक करते रहें। अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो पॉइंट्स अर्न करने के ये सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स रैंकिंग में काफ़ी लो हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, चलो चलते हैं। आयानोकोजी चलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि नानासे अपनी जगह बस खड़ी है। वो खोई हुई सी लग रही थी। नानासे, आयानोकोजी आवाज़ लगाता है। ओह सॉरी, मैं आ रही हूँ। लोकेशन पर सबसे पहले पहुँचने के कारण आयानोकोजी को अर्ली बर्ड बोनस मिल जाता है, जिसके बाद वो टास्क का वेट करता है। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैप में कोई टास्क नहीं दिखाई दे रहे थे। 9 बजे उनकी 2nd डेजिग्नेटेड लोकेशन शो होती है, जो थी E2। आयानोकोजी सोचता है कि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, इसलिए वो E2 के रूट से लंबा रास्ता लेने की सोच रहा है। लेकिन नानासे पहाड़ियों के रास्ते से जाने की सजेशन देती है। बारिश शुरू हो जाएगी तो चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आयानोकोजी कहता है। आई थिंक हमारे ओपोनेंट्स भी इसी कारण से लंबा रास्ता लेंगे, इसलिए हमें पहाड़ियों से जाना चाहिए। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए चलो उधर तक भागते हैं, नानासे कहती है। और अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहाड़ियाँ नहीं चढ़नी तो फिर मैं अकेले ही पहाड़ियाँ चढ़ूँगी, नानासे कहती है। आयानोकोजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो अपने रास्ते चली जाती तो। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं था, लेकिन एक लड़की के लिए अकेले पहाड़ियाँ चढ़ना खतरे से खाली नहीं था। एटलीस्ट वो उसे किसी सेफ जगह पर छोड़ना चाहता था। ऊपर से वो जानना चाहता था कि आखिर नानासे चाहती क्या थी। ऑल राइट,
तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, आयानो कोजी कहता है। थैंक यू वेरी मच। जब आयानो कोजी ये वर्ड सुनता है तो वो समझ जाता है कि नानासे पूरा कॉन्फिडेंट थी कि वो उसे अकेला नहीं जाने देगा। दोनों उस लोकेशन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में हवा काफ़ी तेज़ हो जाती है जिससे उनका चढ़ना मुश्किल हो रहा था। आयानो कोजी अपनी लोकेशन चेक करता है। वो अभी D3 पहुंचने ही वाले थे, लेकिन वो देखता है कि नानासे की सांस फूल रही थी। आयानो कोजी अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करता है। दोनों बिना कुछ बोले चढ़ते हैं। मौसम और ख़राब होता जाता है। वो जितना चलते हैं नानासे की स्पीड उतनी ही कम होती जाती है। मुझे अपना बैकपैक दो, इसकी वजह से तुम्हारी स्पीड कम हो रही है, आयानो कोजी कहता है। नहीं, मैं आपको अपना बैकपैक कैरी करने के लिए नहीं दे सकती। तुम बैग दो। जिस हिसाब से हमारी स्पीड है मुझे कोई बोनस नहीं मिलेगा। नानासे मन मारकर अपना बैकपैक आयानो कोजी को दे देती है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले चढ़ने लगती है। दोनों जल्दी ही पहाड़ी की टॉप पर पहुंचने वाले थे। बादलों के कारण अंधेरा बढ़ रहा था और ऊपर काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी। आई थिंक अब मैं ठीक हूँ, आप मुझे मेरा बैकपैक दे सकते हैं। नानासे को उसका बैग देने के बाद आयानो कोजी चलने लगता है, लेकिन नानासे अपनी जगह से नहीं हिलती। मैं आपके साथ इतने दिन रही, उसका एक रीज़न था, लेकिन ये रीज़न बताने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप अपने अगले डेजिग्नेटेड एरिया तक नहीं पहुँच पाओगे। मैं आपको यहीं पर लाना चाहती थी। और अगर मैं लक्की नहीं हूँ तो शायद यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, आयानो कोजी कहता है। इन 6 दिनों में मुझे आपके साथ काफ़ी कुछ देखने को मिला। आपने स्कूल में काफ़ी फ्रेंड्स बनाए, काफ़ी लोगों का आप पर ट्रस्ट है, और धीरे धीरे आपने ये भी दिखाया कि आप कितने कैपेबल हो। लेकिन आपको इस स्कूल में नहीं होना चाहिए, नानासे कहती है। क्यों? कोई रीज़न? क्योंकि आप वाइट रूम से हो, नानासे कहती है। सो नानासे को सुकिशिरो ने ही भेजा था, आयानो कोजी सोचता है। मैं इस स्कूल में एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो के ऑर्डर पर आई हूँ, और एज एक्सपेक्टेड मुझे आपको इस स्कूल से बाहर करने के ऑर्डर दिए गए हैं। तुम ये सब इतने दिनों में कभी भी बता सकती थी। तुमने यही लोकेशन क्यों चूज़ की? मैं यहाँ पर आपको जख्मी करके आपका इमरजेंसी अलर्ट ऑन करने वाली हूँ, जिसके बाद यहाँ टीचर्स आएंगे और आप इस स्कूल से बाहर हो जाएंगे, नानासे कहती है। सो जैसे कि कोमिया और किनोशिता के साथ हुआ, क्या तुमने उन्हें जख्मी किया था? आयानो कोजी पूछता है। वेल, आपको क्या लगता है? मुश्किल है कि तुम उधर से टेंट तक इतने कम टाइम में आ गई हो, लेकिन अगर तुम वाइट रूम से हो तो बात अलग है। दूसरी बात, जो टीचर्स आएंगे अगर मैं उन्हें बता दूं कि तुमने मुझ पर अटैक किया था, फिर? डोंट वरी, जो भी यहाँ आएंगे वो एक्टिंग डायरेक्टर के ऑर्डर पर ही आएंगे। मतलब यहाँ हारूंगा तो स्कूल से बाहर। आयानो कोजी अपना बैग एक पेड़ के पास रखता है और नानासे को देखता है। अगर सुकिशिरो ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो शायद ये फाइट मुश्किल हो, और एक लड़की पर हाथ उठाना अलग इशू बन जाएगा। आयानो कोजी के लिए ये नॉर्मल फाइट नहीं थी। अगर दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते तो हो सकता है कि सुकिशिरो दोनों को एलिमिनेट कर दे। वेल, अब ऐसी सिचुएशन हो ही गई है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आयानो कोजी कहता है। सो आपने फाइट करने का डिसीजन लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं? अगर मैं ये फाइट हार गई तो आप भी ये फाइट हार जाओगे। हाँ, शायद। दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। नानासे आयानो कोजी की तरफ दौड़ने लगती है। क्या वो हाथों का इस्तेमाल करेगी या फिर टांगों का? अगर मैं बिना सोचे समझे नानासे पर हमला करूँगा तो वो सीरियसली इंजर्ड हो सकती है। बाद में मुझे ही प्रॉब्लम होगी। वेल, नानासे कह तो रही है कि वो अकेली है, लेकिन सुबह से मैं देख रहा हूँ कि हमें कोई फॉलो कर रहा है। ये जो कोई भी है अभी नानासे की फ़ाइट में हेल्प नहीं कर रहा था। इसका मतलब उस आदमी का काम है हमारी फ़ाइट को रिकॉर्ड करना, ताकि वो बाद में वीडियो को एज ए एविडेंस यूज़ कर सके। नानासे लेफ्ट की ओर फेंट मारकर सीधा आयानो कोजी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आयानो कोजी की स्पीड ज़्यादा थी। वो नानासे के अटैक को डॉज करता है और अपना मुक्का सीधा नानासे के आंखों के सामने रोक देता है। अगर आयानो कोजी अपना मुक्का नहीं रोकता तो अभी तक ये फ़ाइट ख़त्म हो चुकी होती। क्या तुम थक चुकी हो या फिर हेजिटेट कर रही हो? तुम इससे बेहतर कर सकती हो, आयानो कोजी कहता है। आपके कहने का मतलब है कि आप बिना मुझे मारे ये फाइट जीत सकते हैं। आयानो कोजी अपना हाथ वापस कर लेता है। नानासे भी पीछे हट जाती है। देन अचानक वो पहले से ज़्यादा स्पीड में आयानो कोजी की ओर जाती है। इस बार वो उस पर एक अपर कट से हमला कर रही थी। आयानो कोजी पूरी टाइमिंग के साथ फिर से डॉज करता है और अपना मुक्का फिर से नानासे के गाल के पास रोक देता है। और ये हो गया दूसरी बार। अगर मेरा मुक्का तुम्हें लग गया होता तो तुम अभी बेहोश पड़ी होती, पर आपने मुझे मारा नहीं। हाँ, बात तो सही है। आप अपनी ताकत जितनी मर्जी दिखा सकते हैं, पर अगर आप फाइट बैक नहीं करोगे तो आप मुझे नहीं हरा सकते। अगर मैंने तुम्हें मारा भी तब भी मैं जीत नहीं सकता, राइट? आयानो कोजी कहता है।
बिल्कुल। तो अब आप क्या करोगे? वही सोच रहा हूँ, आयानोकोजी कहता है। आयानोकोजी ने नानासे के चेहरे के सामने अपना मुक्का रखा हुआ था। नानासे उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आयानोकोजी को 1 इंच भी नहीं हिला पाती। वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और अपने लेफ्ट हाथ से नानासे को अपर कट मारने ही वाला होता है कि वो फिर से अपना मुक्का रोक देता है। अब यह 3 बार हो चुका है, आयानोकोजी कहता है। उसके पास अभी यही ऑप्शन थी कि वो नानासे को बिना मारे हराए, उसे यह एहसास करवाए कि वो उसे कभी नहीं हरा सकती। मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको नहीं हरा सकती, मैं मानती हूँ। इस फाइट में नानासे पैनिक होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आयानोकोजी अब उसकी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा था। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं कि अचानक बिना कोई आवाज़ किए पहले से भी डबल स्पीड में नानासे आयानोकोजी पर हमला करती है। आयानोकोजी को उसके मूव्स एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलता, सो वो जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है। अब नानासे की आंखों में उसके लिए गुस्सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे मार ही डालेगी। यह इतना अचानक से हुआ कि उसे लगता ही नहीं कि यह नानासे है। अब मैं तुम्हें हराऊंगा, नानासे कहती है। हराऊंगा? अब वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो नानासे नहीं कोई और है। कौन हो तुम? आयानोकोजी पूछता है। मैं उस जगह से वापस आया हूँ तुम्हें रोकने के लिए। आई सपोज तुम नहीं समझोगे, आफ्टर ऑल हम कभी मिले ही नहीं। तुम्हें नहीं लड़ना, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो। जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता मैं तुम पर हमला करता रहूँगा, नानासे कहती है। वो आयानोकोजी पर अटैक करती है। यह अटैक अब तक का उसका सबसे फास्ट अटैक था। ऐसा लग रहा था जैसे नानासे की पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। क्या नानासे के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं? अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन की ज़्यादा सेंस बनती है। तुम नानासे नहीं लग रही, आयानोकोजी पूछता है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं नानासे नहीं, मैं मात्सुओ एचिरो हूँ। आयानोकोजी मात्सुओ सरनेम को पहचानता था। यह सरनेम आयानोकोजी के बटलर का था। आयानोकोजी का फादर आत्सुओमी जब स्कूल में आकर आयानोकोजी से मिला था तब उसने कहा था कि उसका बटलर मर चुका है। मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसे तुम्हारे फादर ने मार दिया था। इस शरीर में मैं सिर्फ तुम्हें हराने के लिए आया हूँ, नानासे कहती है। दैट्स ए फनी जोक, आयानोकोजी कहता है। यह सुन नानासे आयानोकोजी पर फिर से हमला करती है। पहले वो टेक्निक्स यूज़ करके अटैक कर रही थी, लेकिन अब उसके हमले काफ़ी वाइल्ड थे। अब उनमें कोई टेक्निक नज़र नहीं आ रही थी। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। नानासे के अटैक्स अब चाहे डेंजरस हो चुके थे, लेकिन आयानोकोजी उसे इतनी आसानी से खुद को हिट नहीं करवाने वाला था। नानासे भी ये बात समझ चुकी थी। अटैक वो कर रही थी, लेकिन दलदल में अभी खुद नानासे फंसी हुई थी। चाहे वो जितना आराम कर ले, साफ लग रहा था कि नानासे अब थक चुकी है। स्टिल आयानोकोजी सोचता है कि वो रुकने वाली तो नहीं है, सो वो उसे बिना हाथ लगाए हराएगा। तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने इतनी देर तक मेरे अटैक्स को डॉज किया है, पर यह तुम सारा टाइम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, नानासे। तुम्हें कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी नहीं है और ना ही तुम्हारे अंदर कोई घुसा है। चलो आर्गूमेंट के खातिर, यह पर्सनैलिटी अगर रियल लाइफ में ना होती तो मैं शायद मान लेता कि तुम्हारे अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटी है। पर तुम कह रही हो कि मात्सुओ एचिरो, जो कि एक रियल इंसान है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। सॉरी, पर यह काफ़ी अनरियलिस्टिक है, आयानोकोजी कहता है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर कैसे आया? कैसे एक्सप्लेन करोगे इसे? यह सब तुमने खुद से चीज़ें बनाई है और कुछ नहीं। यह तुमने खुद से ही पर्सनैलिटी अपने अंदर बनाई है। खुद को कन्विंस करने के लिए तुमने अपना बोलने का तरीका भी चेंज कर लिया। नानासे असल में एक नॉन वायलेंट लड़की थी। उसे वायलेंस यूज़ करना पसंद नहीं था, बट फाइट करने के लिए उसे यह पर्सनैलिटी का नाटक करना पड़ा। अच्छा, मेरी यह पावर मेरा प्रूफ नहीं? वो एक और पंच आयानोकोजी को मारती है। यह पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट पंच था। तुम मुझे कुछ नया नहीं दिखा रही नानासे, तुम ये सब पहले से ही कर सकती थी। यह सुनकर नानासे के चेहरे से रंग उड़ जाता है। नहीं, तुम गलत हो। मैं मात्सुओ हूँ। अगर तुम सही में मात्सुओ हो, तुम्हें मेरी बात का तो बुरा ही नहीं लगना चाहिए। तुम मानना चाहती हो कि यह मात्सुओ तुम्हारे अंदर रहता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ही इस बात पर विश्वास नहीं, नानासे। यह सुनकर नानासे गुस्से में आयानोकोजी पर टूट पड़ती है, लेकिन अब उसके अटैक्स में वो बात नहीं थी। आयानोकोजी आंखें बंद करके भी उसके अटैक्स को डॉज कर सकता था। गिव अप नानासे, तुम मुझे नहीं हरा सकती। नानासे आयानोकोजी का कॉलर पकड़ लेती है और एक जोर का मुक्का आयानोकोजी के चेहरे पर मारने लगती है, लेकिन आयानोकोजी बड़े आराम से उसे डॉज कर लेता है। 2, 3, 4, 5 मुक्के पर मुक्के, लेकिन आयानोकोजी हर अटैक डॉज कर लेता है। क्यों मैं तुम्हें नहीं मार पा रही?
गुस्से में नानासे आयानो कोजी के बाल पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ पकड़ लेता है। नानासे खुद को छुड़ाने के बाद फिर से दोबारा वही सब करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब नानासे थक चुकी थी, उसके घुटने कांप रहे थे। आई एम श्योर तुम सोच रही थी कि अगर तुम मुझ पर अटैक करती रहोगी तो तुम कभी ना कभी मुझे मार पाओगी, लेकिन यही तुम्हारी गलती थी। अभी तुम जिस लेवल पर हो, मरते दम तक भी तुम मुझे छू नहीं पाओगी। अगर तुम्हें मुझे सही में बाहर निकालना था तो तुम्हारे बेस्ट ऑप्शन यही है कि तुम विक्टिम कार्ड खेलो। अगर तुम्हारे कपड़े ख़राब होते तो अकेला यही रीज़न मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। यह सुन नानासे ज़ोर से चीखती है और घुटनों के बल गिर जाती है। अभी मैं अपनी पूरी जान 2 लोगों को फॉलो करने में लगा रही थी, बस थोड़ा और आगे। बस यही सोचकर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। मेरी टांगें कांप रही थी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरी पॉकेट में अभी एक वॉकी टॉकी था, जिसकी मदद से कोई मुझे थोड़े थोड़े टाइम के बाद आयानो कोजी की लोकेशन की अपडेट दे रहा था। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं प्रूफ लेकर रहूँगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। होरिकिता से पहले मुझे आयानो कोजी के साथ डील करना चाहिए था। मैं जान चुकी थी कि रियुएन जिस एक्स को ढूंढ रहा था वो आयानो कोजी था। मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि देखने में तो वो नाजुक सा बोरिंग लड़का दिखता है। तभी मुझे एक अपडेट मिलती है। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आयानो कोजी और नानासे अभी रुके हुए हैं। प्लीज़ छुप छुप के उनके नज़दीक जाइए और अपने टैबलेट से रिकॉर्डिंग कीजिए। वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है। कुशिदा का टैबलेट लेके उनकी लोकेशन की ओर जाती है। उसे आयानो कोजी और नानासे दिखते हैं। वो रिकॉर्डिंग ऑन करती हुई पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुझे थोड़ा और पास जाना चाहिए, लेकिन संभल कर। कुशिदा उनके पास जाने ही लगती है कि अचानक पीछे से कोई उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है। और तभी मुझे पता है आप काफ़ी सरप्राइज्ड होंगी, पर आपको चुप रहना चाहिए। अगर दोनों को पता चल गया कि आप यहाँ हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? ये थी क्लास 1A की स्टूडेंट आमासावा इचिका। कुशिदा असल में इचिका से पहली बार मिल रही थी। वो कुशिदा को ज़बरदस्ती घसीटते हुए आयानो कोजी और नानासे की लोकेशन से दूर ले जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुशिदा कहती है। मैं बस यहाँ से निकल रही थी तो मैंने आपको यहाँ छुपते छुपते चलते देखा। आप क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं, बस यहाँ से जा रही थी। अचानक से कुशिदा को अपने दाएं गाल पर दर्द होता है। क्या? कुशिदा के मुंह से बस यही निकलता है। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतनी दूर पहाड़ियों पे, वो भी अकेले छुपते छुपाते? क्या मतलब तुम्हारा? क्या कह रही हो तुम? देखते हैं ये चेहरा आप कितनी देर तक बनाए रख सकते हैं। अचानक से इचिका कुशिदा के पास आ जाती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है। रुको, कुशिदा कहती है और खुद को बचाने के लिए अपने हाथ आगे कर लेती है। ना, मैं नहीं रुकने वाली। ये कहते हुए इचिका एक और जोर का थप्पड़ लगाती है। इस बार उसने कुशिदा के बाएं गाल पर जोर से थप्पड़ मारा था। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं तो हल्के से थप्पड़ मार रही हूँ। आपको तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुशिदा कहती है। तो शायद अगर मैं आपको मुक्का मारूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कुशिदा को कुछ समझ आता उससे पहले ही इचिका जोर से कुशिदा के गाल पर मुक्का मारती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। क्या मेरे चेहरे पर अभी मुक्का पड़ा? कुशिदा सोचती है और तभी वो दर्द से कराहने लगती है। ओह, शायद इस वाले ने थोड़ा दर्द किया होगा, राइट? इचिका कहती है। चलो अब दूसरे गाल की बारी। इचिका कुशिदा के पास आती है। कुशिदा पूरी जान लगाकर इचिका के हाथ को अपने गालों से दूर करने की कोशिश करती है। वो एक और मुक्का नहीं खाना चाहती थी। हे, आई एम सॉरी, पर तुमने अचानक से मुझ पर हमला किया तो हैं? आप अभी भी इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हैं। यू नो, मुझे आपके बारे में सब पता है। ये जो आप इनोसेंट बनने का नाटक करती हैं, जो दूसरे लोगों के सीक्रेट आपको पसंद है, आपका पास्ट, मुझे सब पता है। बकरी की खाल में आप एक भेड़िए हो, नहीं? सॉरी, पर मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। पर वायलेंस करना अच्छी बात नहीं। तो जाओ स्कूल अथॉरिटी के पास रोते हुए, बता दो उन्हें सब। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने से पहले मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। आपका सारा पास्ट जो आप इतनी मेहनत से छुपाने की कोशिश कर रही हैं, सब स्टूडेंट्स को बता दूंगी। मुझे आपका सीक्रेट कैसे पता? आप यही सोच रही हैं ना कि शायद आयानो कोजी ने मुझे सब बता दिया हो? पर ना, ये रीज़न नहीं है। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मैं स्पेशल हूँ। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक टाइम आप स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो के पास गए थे काउंसिल ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने आपको दरवाजे से ही बाहर कर दिया था। तुम्हें कैसे पता? किसने बताया तुम्हें? कुशिदा का ये चेहरा देखकर इचिका स्माइल करती है। आपका असली चेहरा सामने आ ही गया।
पर मैंने कहा था ना कि चुप रहो, अगर कोई यहाँ आ गया फिर। ये कहकर इचिका कुशिदा का नाक पकड़ती है। अपना हाथ हटा, यू बिच, कुशिदा चीखती है। यह सुनकर इचिका हंसती है। हाँ, यही चेहरा आपको ज़्यादा सूट करता है। तुम हो कौन, क्या करने आई हो यहाँ, कुशिदा पूछती है। हाँ, अच्छा सवाल है। आई गेस हाँ, मैं यहाँ पर आयनो कोजी को बचाने के लिए आई हूँ। छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस टैबलेट की मदद से उनकी फ़ाइट की रिकॉर्डिंग करने वाली थी ना, ताकि आप उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सकें। आप उनके साथ 1 साल से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी हैं और अभी तक आपको कुछ नहीं पता। इस लेवल के आइडिया से आप उनको कभी भी कॉर्नर नहीं कर सकती। ये कहकर इचिका दूसरी ओर देखती है जहाँ आयनो कोजी और नानासे थे। मैं उनकी फ़ाइट देखना चाहती थी। आई बेट वो नानासे को हाथ लगाए बिना ही उसे हरा देंगे। मुझे सही में ये फ़ाइट देखनी थी। मुझे नहीं पता कि आपको इस काम में किसने लगाया है, पर आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, यू नो। आई एम श्योर उनको पहले ही पता चल गया होगा कि आप उनका पीछा कर रही थी। आई मीन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको नोटिस ना करें, जिस हिसाब से आपके स्किल्स हैं। पर मैं तो उससे काफ़ी दूर थी, कुशिदा कहती है। हैं, दूर? सो आप मानती हो कि आप उनका पीछा कर रही थी? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, कुशिदा कहती है। ना, यहाँ पर आप गलत हो। मेरा इस सबसे लेना देना है, क्योंकि आयनो कोजी समवन स्पेशल टू मी, इचिका कहती है। क्या स्पेशल? क्या मतलब इसका? क्या तुम उससे पसंद करती हो? कुशिदा कहती है। ओ प्लीज़, इतनी घटिया सोच खुद तक ही रखो। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें सिंपली लाइक करती हूँ। नहीं, शायद प्यार? नहीं नहीं नहीं, ये फीलिंग प्यार से भी ज़्यादा है। चलो, अब आपको 2-3 बातें पता चल ही गई हैं, तो जाओ वापस अपने ग्रुप की ओर। मौसम ख़राब होने वाला है, सो जल्दी निकलो। ये कोई मजाक नहीं है। मैं आयनो कोजी के खिलाफ प्रूफ लेकर रहूँगी और उसे स्कूल से बाहर करके रहूँगी। यू नो, अगर आप उन्हें बाहर कर भी दोगे तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं फिर से बता रही हूँ, वो मेरे लिए स्पेशल हैं। एक बाहर वाले की वजह से मैं उन्हें कभी भी बाहर नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो कुशिदा के बाल पकड़ लेती है। छोड़ मुझे, छोड़ो। ना, बिल्कुल भी नहीं। इचिका की आंखें अब खाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो मानो वो पागल हो चुकी हो। यह देखकर कुशिदा की बॉडी कांपने लगती है। आपको लगता है कि आप सबसे क्यूट हो, सबसे बेहतर हो, आपको खुद से सबसे ज़्यादा प्यार है, नहीं? आपको मज़ा आता है दूसरों के सीक्रेट्स जानकर। आप किसी को अपने ऊपर देख ही नहीं सकती, इसलिए आपको पसंद नहीं कि किसी को आपके सीक्रेट के बारे में पता लगे। यू नो, आपके ये रूप से मुझे नफरत नहीं है। कुशिदा खुद को शांत करती है। वो इचिका के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। वो खड़ी होने लगती है, लेकिन इचिका उसे दोबारा नीचे गिरा देती है। आई नो, आपने खुद को बचाने के लिए मिनिमम पॉइंट्स इकट्ठे कर रखे हैं। मैं नहीं हारूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ठीक है, बताओ फिर आप मुझे कैसे रोकोगी? यू नो, मैं आपके साथ बस खेल ही रही हूँ, इचिका कहती है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस इसे गायब करना होगा। मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगी, कुशिदा सोचती है। यू नो, मुझे हराने का आपके पास कोई चांस नहीं। ये कहकर इचिका जाने लगती है कि तभी कुशिदा उस पर हमला कर देती है, लेकिन इचिका डॉज करके कुशिदा को दोबारा से ज़मीन पर गिरा देती है। मुझे लग रहा है कि हमारी एक दूसरे के साथ कभी नहीं बनेगी। आप करती होंगी दूसरे लोगों का सीक्रेट यूज़ एज ए वेपन, बट यू नो, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है जो आप यूज़ कर सको। वायलेंस यूज़ करोगे तो वेल, मैं लड़कों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, सो आप उन्हें भी यूज़ नहीं कर सकती। आयनो कोजी मेरे वीक पॉइंट हो सकते हैं, पर उन्हें हराना तो मुझे हराने से भी डिफ़िकल्ट होगा। तो अब आप निकलो, ठीक है? मैं जा रही हूँ आयनो कोजी से मिलने। तुम उसे बताने वाली हो कि मैं उसका पीछा कर रही थी? ना, मैंने बताया तो, उन्हें पहले से ही पता है। एक बार आयनो कोजी स्कूल से निकल जाए फिर तुम्हारी बारी है, कुशिदा कहती है। यू नो, ये फाइट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। मैं समझती हूँ कि जो लोग आपका सीक्रेट जानते हैं उन्हें बाहर निकाल कर आप खुद को प्रोटेक्ट करती हैं, पर यह सब आप सिर्फ उन लोगों के साथ ही कर सकती हैं जो शरीफ हैं, जैसे कि आयनो कोजी, जो इधर उधर सबको आपके पास्ट के बारे में नहीं बताते फिरते। मैं होती तो स्कूल से निकलने से पहले सबको आपके बारे में बता कर जाती। अच्छा, और तुम्हारी बात मानेगा कौन? कोई तुम पर बिलीव नहीं करेगा, कुशिदा कहती है। हाँ श्योर, आई गेस शायद कुछ ही लोग मेरी बात पर बिलीव करें, पर ये कुछ लोग ही आपकी परफेक्ट इमेज को तोड़ सकते हैं। यह कहकर इचिका आयनो कोजी की लोकेशन की ओर जाने लगती है। उसके जाने के बाद कुशिदा बस वहाँ बैठी रहती है। हल्की हल्की बारिश उसके चेहरे पर गिरने लगती है। मैं कर क्या रही हूँ यहाँ? कुशिदा इतना खाली फील कर रही थी कि उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। पहले आयनो कोजी और अब इचिका। कुशिदा उसके बारे में सोचने लगती है जिसने उसे इस सिचुएशन में घसीटा था। फर्स्ट ईयर क्लास बी का स्टूडेंट यागामी ताकुया। यही वो स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम के 5वें दिन कुशिदा को कॉन्टैक्ट किया था।
यागामी उसे बताता है कि कैसे सुबाकी ने उसे कॉर्नर कर लिया था और उससे कुशिदा का सारा सीक्रेट उगलवा लिया था। अब कुशिदा का पास्ट के बारे में सुबाकी, उतोमिया, ताकाहाशी और होजन को भी पता था। कुशिदा के लिए अब यह अलग से सरदर्दी बनी हुई थी। यागामी बताता है कि इन सब का मोटिव बस आयानो कोजी को स्कूल से बाहर करने का है। वो ये वादा करता है कि आयानो कोजी के बाहर निकलने के बाद वो इन चारों को बाहर निकालने में उसकी हेल्प करेगा, जिसके बाद वो कुशिदा को अपनी स्ट्रेटजी बताता है। एग्ज़ाम के 7वें दिन सुबह 8 बजे के करीब इचिनोसे अपनी घड़ी की ओर देखती है। क्या ये सही में ख़राब हो गई है? इचिनोसे के ग्रुप का मेंबर शिबाता पूछता है। हाँ, लग तो रहा है। शायद ये तब हुआ होगा जब सुबह मैं नदी किनारे गिर गई थी और मेरे वॉच पत्थर से टकरा गई थी। तुम्हें अभी के लिए फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहिए। वहाँ जाकर अपनी वॉच चेंज करवा लो। सभी उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने की एडवाइस देते हैं। इचिनोसे को बुरा तो लगता है पर वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके साथ शिबाता भी जाने का डिसीजन लेता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद दोनों E9 पहुंचते हैं। इचिनोसे शिबाता से रिक्वेस्ट करती है कि वो अब यहाँ से अगले डेजिग्नेटेड एरिया की ओर चला जाए। वो खुद स्टार्टिंग पॉइंट तक चले जाएगी। वैसे भी उसे यहाँ से सीधा ही जाना है, इचिनोसे आर्ग्यू करती है। शिबाता उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इचिनोसे स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए जंगल से होकर जाती है। रास्ते में उसे कोई भी नहीं दिखता जिससे कि वो डायरेक्शन पूछ सके। वैसे तो उसका रास्ता सीधा ही था, पर जंगल इतना घना था कि उसके सामने का रास्ता किसी न किसी वजह से ब्लॉक होता रहता, जिसकी वजह से उसे कई बार घूमकर जाना पड़ता। बार बार ऐसा करने के कारण वो भूल चुकी थी कि उसे किस तरफ जाना है। उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन 20 मिनट बाद भी जंगल ख़त्म नहीं होता। वो अपने टैबलेट से लोकेशन चेक करने का ट्राई करती है, लेकिन वॉच ख़राब होने के कारण उसकी करंट लोकेशन मैप पर शो नहीं हो रही थी। वैसे तो इचिनोसे काफ़ी शांत और समझदार लड़की है, पर जब से उसकी क्लास B से C तक डिमोट हुई है, वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गई थी। उसने साकायानागी के कहने पर उसके साथ पार्टनरशिप बनाई थी, सो वो उसे दिखाना चाहती थी कि वो कितनी कैपेबल है। धीरे धीरे वो अपना कॉन्फिडेंस खो रही थी, पर अचानक कहीं से उसे हल्की सी आवाज़ें आने लगती हैं। कोई आवारा जानवर ना हो इसलिए इचिनोसे उस आवाज़ तक दबे पहुंच जाती है। धीरे धीरे उसे कोई दिखने लगता है। यह था एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो और उसके साथ फर्स्ट ईयर क्लास D का होमरूम टीचर शिबा। उन दोनों को देखकर इचिनोसे चैन की सांस लेती है। अब उसे लग रहा था कि वो अब सेफ है और वो उसे सही रास्ता दिखाएंगे। चारों तरफ सन्नाटा होने के कारण उसे उनकी बातें सुनाई देने लगी थी। सिचुएशन कैसी दिख रही है? सुकिशिरो पूछता है। थोड़ी मुश्किल हो रही है। दूसरे टीचर्स अब हम पर नज़र रख रहे हैं, खासकर माशिमा। और हाँ, उनके अलावा क्लास 2D की चाबाशिरा भी थोड़ी सस्पिशियस लग रही है। वो सारे रिकॉर्ड्स देख रही थी, शिबा कहता है। शायद इसलिए कि उसके पास टीचर से मदद लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी, चाहे वो चाबाशिरा हो या माशिमा। मुझे लगता है कि इनका किसी न किसी तरीके का कनेक्शन आयानो कोजी से है, सुकिशिरो कहता है। आयानो कोजी का नाम सुनते ही इचिनोसे के कान खड़े हो जाते हैं। यह वही नाम था जिसे सुनकर इचिनोसे की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो उनकी बातों को और ध्यान से सुनने लगती है। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड्स को चेंज कर दिया है, वो कुछ ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए, लेकिन फिर भी यह पॉसिबिलिटी है कि उनके हाथ कुछ लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए करो या मरो वाली सिचुएशन हो सकती है। हमें उसे कैसे भी करके कॉर्नर करना होगा। क्या उसे निकालना इतना आसान होगा? वो वाइट रूम का लोग टाइटल की ओर कितना ध्यान देते हैं। वो तो बस वाइट रूम, इचिनोसे सोचती है। उसने आयानो कोजी का नाम और एक्सपल्शन, बस यही वर्ड अच्छे से सुने थे। अचानक हवा तेज होने के कारण उसे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस यही सुनाई दिया, आखिरी दिन I2 में उसको दफनाओ, जैसा प्लान है। इचिनोसे पूरा ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से सुकिशिरो उसकी ओर देखता है। इचिनोसे वहाँ से भागती है, लेकिन बैकपैक होने के कारण उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो जल्दी से अपना बैग झाड़ियों में फेंक देती है। उसे अंदर से पता चल गया था कि उसने कुछ ऐसा सुन लिया है जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। इचिनोसे को पीछे से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। आगे पीछे दाएं बाएं जहां वो भाग सकती थी वो भागती है, लेकिन उसका पैर पेड़ की जड़ों से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। जैसे ही वो उठकर भागने लगती है, उसे पीछे से एक हाथ रोक लेता है। तुम क्लास 2C की इचिनोसे हो ना? शिबा पूछता है। डर की वजह से इचिनोसे नीचे गिर जाती है। यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट की ओर जा रही थी, तभी हमें यहाँ कोई GPS सिग्नल नहीं मिला।
ये मैटर नहीं करता तुमने कितना सुना, 1% भी सुना होगा तब भी तुम अनलकी हो। क्या मुझे कोई पेनल्टी मिलने वाली है? इचिनो से पूछती है। इसका स्कूल रूल से कोई लेना देना नहीं, हमें अब बस तुम्हें यहाँ से हटाना होगा। शिबा इचिनोसे की ओर बढ़ता है। जल्दबाजी मत करो शिबा, अभी वायलेंट होने की जरूरत नहीं। सुकिशिरो वहाँ इचिनोसे के बैकपैक के साथ आ जाता है। तो अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सुना? कुछ भी नहीं, इचिनोसे डरते जवाब देती है। मैं बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हारी बात मान लूँ, मैं यही मानकर चलूँगा कि तुमने सब कुछ सुन लिया है। यह कहकर सुकिशिरो नीचे बैठता है और इचिनोसे की आंखों में देखता है। अगर हमारी बातें पब्लिक हुई तो शिबा और मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। शायद हमें तुम्हें तब तक हर्ट करना चाहिए जब तक तुम ये सब बातें भूल ना जाओ, और उसके बाद तुम्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये सुन इचिनोसे डर के मारे कांपने लगती है। ये देखकर सुकिशिरो खड़ा होता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मेरा काम स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है। मुझे ऐसे वायलेंट मेथड पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ। अगर तुमने ये बातें किसी को बताई तो यकीन मानो कि तुम्हारी क्लास के पूरे एक ग्रुप को मैं स्कूल से बाहर करवा दूंगा। ये ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास बचने के लिए प्राइवेट पॉइंट्स नहीं होंगे। क्या सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता? तुम्हें पता है ना मैं डायरेक्टर हूँ, और वैसे भी ये आइलैंड कितना बड़ा है, यहाँ कब क्या हो जाए किसे पता। सुकिशिरो कहता है। सर आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर इचिनोसे यहाँ से गायब भी हो जाती है तब भी माशिमा और चाबाशिरा नोटिस नहीं करेंगे, उन्हें बस आयानो कोजी से मतलब है। शिबा कहता है। तुम्हारा पॉइंट तो ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? यह सुनकर शिबा अपनी पॉकेट से रबर ग्लव्स निकालता है। अगर आप मुझ पर छोड़ दे तो मैं अभी इसे ठिकाने लगा दूंगा। इचिनोसे बस उन्हें देखती रहती है। वो भागना तो चाहती थी लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। सुकिशिरो उसे देखकर स्माइल करता है। वेल, मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। वो इचिनोसे को उसका बैग पकड़ाता है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 150 मीटर आगे है, जाओ अब। तुम्हें अपने क्लासमेट की चिंता करनी चाहिए, ना कि अपने ओपोनेंट्स की। यह बात ध्यान में रखना। इसके बाद इचिनोसे वहाँ से भाग जाती है। कोई बात नहीं, उसे जाने दो। क्या यह ठीक रहेगा? अगर उसने आयानो कोजी को बता दिया फिर? प्लान्स में प्रॉब्लम आती रहती हैं शिबा, हमें बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान एडजस्ट करना पड़ता है बस। उसका आयानो कोजी के साथ कैसा भी रिलेशन हो, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का बाहर निकलना उसकी क्लास के लिए अच्छा है। आई एम श्योर इचिनोसे समझदार है, वो इस बात को समझ जाएगी। तभी उसके चेहरे पर बारिश की एक बूंद गिरती है। मुझे 99% लगता है कि नानासे अपने मिशन में फेल हो जाएगी, पर देखते हैं। अगर सब ठीक रहा तो आयानो कोजी का इमरजेंसी अलर्ट किसी भी वक्त बजता होगा। मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ आपको नहीं हरा सकती। बारिश में भीगती हुई नानासे कहती है। क्या तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारे रीजंस मुझे क्लियर नहीं है, आयानो कोजी कहता है। मैं अपने बचपन के दोस्त का बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैं स्कूल में आई। तुम्हारा मतलब मासुओ एचुरो से है, राइट? इस स्कूल में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करना मना है, सो आपको कुछ पता नहीं होगा। नानासे बताती है कि कैसे आयानो कोजी के फादर आत्सुओमी के कारण एचुरो को उसके स्कूल से निकाल दिया गया। वो कौन सा भी स्कूल ट्राई करता उसे वहाँ से निकाल दिया जाता। आखिर उसे अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी। ये न्यूज़ सुनने के बाद एचुरो के फादर यानी कि आयानो कोजी के बटलर ने खुद को आग लगा ली थी। उसके फादर के जाने के बाद वो पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। वो बताती है कि एचुरो उसे 1 साल बड़ा था। वो हर चीज़ में ब्रिलियंट था, वो उसके जैसा बनना चाहती थी। इतना सब होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद वो नौकरी करने लगा था। उसने अपनी एजुकेशन, अपने फादर, अपना घर भी खो दिया, तब भी उसके चेहरे से स्माइल नहीं गई। इस साल 14 फरवरी को वो उसके अपार्टमेंट में जाने वाली थी। मैं सिर्फ उसे थोड़ा अच्छा फील करवाना चाहती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, आयानो कोजी को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या हुआ होगा। इतनी कोशिश करने के बाद आखिर उसने ज़िंदगी से हार मान ली। मुझे आपके या आपके फादर के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो दूसरे स्कूल में जा रही थी, लेकिन एक दिन वो आए। एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो ने मेरा एडमिशन इस स्कूल में करवाया। उन्होंने बताया कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, कि कैसे आपके घर से भाग जाने के कारण आपके फादर ने ये सब एचुरो के साथ किया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगर मैं आपको इस स्कूल से बाहर निकाल देती हूँ तो वो मेरी मीटिंग आपके फादर से करवाएंगे। सच बताऊँ तो मैं चाहती थी कि आपके फादर अपना सर झुकाकर एचुरो से माफ़ी मांगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आदमी अपना सर झुकाए, आयानो कोजी सोचता है। सुकिशिरो ने मुझे कहा था कि उसने वाइट रूम से स्टूडेंट मेरे पीछे भेजा है। क्या वो झूठ बोल रहा था? आपका मतलब क्या है? मुझे इस वाइट रूम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, नानासे कहती है। नानासे झूठ तो नहीं बोल रही थी, आयानो कोजी सोचता है।
अगर ऐसी बात है तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि नानासे के अलावा भी कोई और स्टूडेंट हो जो व्हाइट रूम का असली एजेंट है, या फिर सुकीशिरो ने सिर्फ नानासे को ही उसके पीछे भेजा था और अब इसके बाद आयानो कोजी के पीछे कोई नहीं आएगा। लेकिन आयानो कोजी को ऐसा नहीं लगता। वो मानता है कि नानासे एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, लेकिन उसे स्कूल से बाहर करने के लिए वो कैपेबल नहीं। यह बात तो सुकीशिरो को भी पता होनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, पर मैं अपना सारा गुस्सा किसी पर निकालना चाहती थी। मैं अब आपके सामना नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। नानासे अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेती है। आयानो कोजी उसके शांत होने का वेट करता है। मैं एक्टिंग डायरेक्टर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाई। मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। सो तुम स्कूल छोड़ने का सोच रही हो? एटलीस्ट मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, नानासे कहती है। आत्सुमो आयानो कोजी और कियोताका आयानो कोजी दोनों लगभग एक दूसरे के जैसे थे। जब तक वो दोनों ठीक हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उन दोनों में एक फ़र्क ज़रूर था। अपना असली चेहरा लोगों के सामने लाना चाहिए या नहीं। जो उनके रास्ते में है उन्हें हटा देना चाहिए या फिर किसी और के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। वो आदमी दूसरों के लिए कभी भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। आयानो कोजी अपना हाथ नानासे की ओर बढ़ाता है। तुमने जो मेरे साथ किया, अगर तुम्हें सही में उसके लिए बुरा लग रहा है तो तुमने जो अभी कहा उसे वापस लो। क्या मतलब आपका? तुमने अपने रिवेंज के लिए सब कुछ किया, पर मेरा भी रीज़न है, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता। मुझे लगता है कि इस स्कूल में रहकर मैं अपने फादर पर कोई हमला कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम ये स्कूल छोड़ो। अभी भी सुकीशिरो मुझे बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई प्लान बना रहा होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह मात्सुओ एचिरो की विशेष के खिलाफ होगा, क्योंकि उसके फादर की वजह से ही मेरा स्कूल में आना पॉसिबल हुआ है। तो आपके कहने का मतलब है कि मुझे आपको बाहर निकालने की बजाय आपको बचाना था? मेरी हेल्प करोगी नानासे? नानासे आयानो कोजी का हाथ पकड़ लेती है। इट्स ए प्रॉमिस, वो जवाब देती है। बारिश तेज हो चुकी थी। ऊंचाई होने के कारण ठंड बढ़ रही थी। नानासे अब आयानो कोजी की आंखों में देख रही थी। यह लड़की अभी मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि मैं इसका अच्छे से यूज़ करूं, ताकि बाद में यह मेरे लिए यूज़फुल साबित हो। सो पहली आइलैंड एग्ज़ाम की वॉल्यूम यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वॉल्यूम में ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। सो कैसी लगी तुम लोगों को ये वॉल्यूम? पर्सनली मुझे नानासे की स्टोरी पसंद नहीं आई। ये उसके बॉडी में कोई घुस गया वाली स्टोरी वैसे बड़ी ही क्रिंज लगी मुझे। ऊपर से मुझे उस पर बिलीव भी नहीं हो रहा। कुछ गड़बड़ लग रही है उसकी स्टोरी में। तुम लोगों को क्या लगता है? वैसे ये आइलैंड एग्ज़ाम मेरा पर्सनल फेवरेट एग्ज़ाम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है ये। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी सारे इंटरेक्शंस थी। बेस्ट पार्ट इस पूरे नॉवल का मेरे लिए इचिका और कुशिदा का था। क्या ही थप्पड़ पड़े उसे, मज़ा आ गया। अब अगले वॉल्यूम में काफ़ी सारा एक्शन है और मेरे अकॉर्डिंग उसका फिनाले भी तगड़ा है। सो जल्दी ही लाऊंगा वो वॉल्यूम भी। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करो और शेयर करो। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार मेरे, थोड़ी मोटिवेशन मिले। बाकी कुछ अच्छा ना लगा हो तो वीडियो में कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।